हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में देखेंगे पीबी शेले का एक रिमेनिंग पोएम है टू अ स्काईलार्क। इसको देखने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पीबी शेले की जीवनी, इनके वर्क्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी देख रखा था और इन दोनों के समरी, इन दोनों पोएम्स के समरी और एनालिसिस भी हमने फर्स्ट पार्ट में कर रखा है। जितने सारे ट्रिक्स पढ़ाने थे, जितने सारे वर्क्स के ट्रिक बताने थे, ईयर्स के ट्रिक बताने थे, फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट में हमने देखा था ओड टू द वेस्ट विंड, इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हूँ। आज बात करेंगे हम लोग टू अ स्काईलार्क पोएम की और इसकी पूरा सर्जरी करने वाले हैं, पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एक एक वर्ड को समझाने वाला हूँ, एक एक सेंटेंस को बताने वाला हूँ, पूरा क्या सेंस निकलता है पूरे स्टैंजा का ये भी समझाने वाला हूँ। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस पोएम में जितने सारे आपके फिगर ऑफ स्पीच आ रखे होंगे जिस भी सेंटेंस में, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आप एक ही पोएम को पढ़ते पढ़ते लगभग जितने सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं सब पर कमांड आप पा सको और बहुत अच्छे तरीके से उसका रिवीजन भी कर पाओ, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ रखा है। बात करते हैं कि सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता, पढ़ने के तुरंत बाद आप चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। तो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और एक बात मैं बता देता हूँ, ये कोई साधारण बैच नहीं है। होता है ना कई बार यदा कदा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते पढ़ाई से मुंह को मोड़ लेते हो, है ना, ऐसे जैसे कि कोई शर्मा रहा हो, है ना, ऐसा होता है डिस्ट्रैक्शन की वजह से। तो मैं यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता क्योंकि डेली बेसिस पर आपको टास्क और ऑनलाइन टेस्ट भी दिए जाते हैं ताकि अभी आप पढ़ो और तुरंत उसके बेस्ट पर टेस्ट को भी लगा पाओ। दूसरी बात है कि कब, कैसे और क्या रिवीजन करना है, कितना पोर्शन आप छोड़ रखे हो, किसमें ज़्यादा बार रिवीजन हो चुका है, किसको कम बार रिवाइज करना है, ये सब कुछ का हिसाब किताब वहाँ पर रखा जाता है। बाकी टीचर्स के जैसा नहीं कि 15-20 हज़ार रुपया ऐंठ लिए और चलो भैया आपसे नाता खत्म, है ना, आप चुपचाप पढ़ते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आप टीचर से कनेक्टेड रहोगे और प्रॉपर वे में, कंसिस्टेंसी वे में आप तैयारी कर पाओगे। तो यही सबसे इसकी खूबसूरती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि जिस चीज़ को आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो, याद कर रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो ये बैच जो ओवरऑल सोल्यूशन है सब कुछ आपको देता है ना। तो याद करवाने की भी जो जिम्मेवारी है ये सिर्फ मैं ही और मैं ही लेता हूँ, बाकी कोई टीचर आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होता। तो चलते हैं सीधा टू अ स्काईलार्क जो पोएम है इसको देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स को हमने पिछले वीडियो में देख रखा है, मतलब पिछली दो वीडियो में। अब देखेंगे थर्ड वीडियो में टू अ स्काईलार्क को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम लोग वर्ड को देख लेते हैं। यहाँ पर हेल टू दी का मतलब यू होता है, आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पर हेल कहने का मतलब होता है तुम्हें प्रणाम, है ना, तुम्हें वंदन है। हेल टू दी, तुम्हें वंदन है, तुम्हें प्रणाम है। ब्लीड स्पिरिट कहने का मतलब प्रसन्न चित्त आत्मा। ब्लीड कहने का मतलब होता है काफ़ी जॉयफुल, काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल, है ना। तो प्रसन्न चित्त बोल सकते हैं इसको हिंदी में, और स्पिरिट है यानी कि आत्मा है। फिर यहाँ पर है बट दो नेवर वर्ट। यहाँ पर वर्ट है यानी कि पुराने अंग्रेजी में वर्ट कहा जाता था वर को, है ना। तो यहाँ पर वर है इसका सेंस। बट दो नेवर वर्ट यानी कि तुम कभी मात्र पक्षी नहीं रहे। फ्रॉम हेवन और नियर इट यानी कि स्वर्ग से या उसके निकट से। प्योरेस्ट दाई फुल हार्ट, अपना पूरा हृदय उड़ेलते हो, है ना। प्रफ्यूज कहने का मतलब प्रचुर मात्रा में, और स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर खिंचाव नहीं होता, स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर सूर होता है, गाने होते हैं, जो गाने के सूर होते हैं, है ना, स्ट्रेन्स कह रहा है उसको। फिर यहाँ पर अनप्रीमेडिटेटेड यानी कि बिना पूर्व तैयारी के, ठीक है, मतलब जिसकी तैयारी हम पहले से नहीं करके आते। यहाँ पर आर्ट है। आर्ट कहने का मतलब होता है कला। इसका मतलब यहाँ पर कला नहीं, यहाँ पर काव्य कला है ना, यानी कि जो गाने की कला है, काव्य की कला है, उसके बारे में यहाँ पर कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम देखने वाले हैं। क्या अर्थ निकला इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है हेल टू दी ब्लीड स्पिरिट, हे स्काईलार्क तुम्हें प्रणाम है, हे प्रसन्नचित्त आत्मा, हेल टू दी तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें वंदन है। समझ गए। बट दो नेवर वर्ट, तुम मात्र पक्षी नहीं हो। दैट फ्रॉम हेवन और नियर ईट, तुम स्वर्ग से या उसके बहुत निकट से आते हो। प्योरेस्ट दाई फुल हार्ट, तुम अपना पूरा हृदय उड़ेल देते हो। इन प्रफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, बिना किसी तैयारी के सहज और प्रचुर सूरों की कला में। क्या सेंस निकला इसका मतलब ये निकल करके आया कि कवि यहाँ पर स्काईलार्क जो पक्षी है उसका अत्यंत आदर पूर्वक स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि हे स्काईलार्क तुम्हें प्रणाम है, तुम मात्र एक पक्षी नहीं हो बल्कि एक आनंदमय आत्मा हो। तुम्हारी उपस्थिति इतनी दिव्य है, इतनी दिव्य लगती है कि तुम स्वर्ग से या स्वर्ग के बहुत निकट से आए हो।
देख पा रहे हो। फिर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो गीत है ऐसा है मानो तुम अपने हृदय की संपूर्णता उसमें उड़ेल देते हो। मतलब होता है ना, मान लो कि कोई शायर है, कोई मतलब बॉयफ्रेंड है किसी गर्लफ्रेंड का, तो वो क्या करता है, जब पूरे दिल को उड़ेल देता है, कहने का मतलब दिल से ऐसे ऐसे शायरी सुनाएगा, ऐसे ऐसे गाने सुनाएगा, ऐसे ऐसे कविता उसके ऊपर लिख देगा कि लगेगा कि पूरा हृदय को ही उड़ेल करके रख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर कह रहे वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा गीत ऐसा है, ऐसा प्योर है, ऐसा लगता है कि मानो तुम अपने हृदय की पूरे पूरे संपूर्णता उसमें उड़ेल रहे हो। वह गीत सहज है, बिना किसी पूर्व तैयारी की है, यानी कि बिना अनप्रीमेडिटेटेड है, यानी कि पूर्व नियोजित है ही नहीं, लेकिन उसमें कला का एक अनुपम सौंदर्य है, आर्ट है। समझ गए। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि कवि स्काईलार्क को धरती का साधारण पक्षी नहीं मान रहे, बल्कि स्वर्गीय संदेशवाहक या ईश्वरीय आत्मा के रूप में देखते हैं। स्काईलार्क के गीत को वे दिव्य प्रेरणा और सहज कला का प्रतीक मानते हैं। यहां तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके फिगर ऑफ स्पीच आ रखे हैं, है ना। यहां पर देखो जरा, हेल टू दी ब्लीड स्पिरिट, क्या सेंस निकल करके आता है। यहां पर जो है कवि जो है वो स्काईलार्क से सीधा संबोधित कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं हे स्काईलार्क, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें वंदन है ना। तो जब भी किसी की अनुपस्थिति अनिर्जीव वस्तु को संबोधित किया जाता है, तब वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहां पर होता है एपोस्ट्रोफी, है ना। तो इस सेंटेंस में यहां पर एपोस्ट्रोफी है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो स्काईलार्क है वहां पर अनुपस्थित है ना। और जब अनुपस्थित है और उसको संबोधित कर रहे हैं, जैसे कि मानो वो उसके सामने बैठ करके स्काईलार्क सुन रहा हो, है ना। तो इसीलिए यहां पर एपोस्ट्रोफी है। आप चीजों को समझ गए। फिर यहां पर समझो, इसी लाइन में है ब्लीड स्पिरिट। ब्लीड स्पिरिट है, यानी कि स्काईलार्क को केवल वहां पर पक्षी नहीं मान रहे, बल्कि आनंदमय आत्मा कहा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्काईलार्क को यहां पर आनंदमय आत्मा से तुलना कर रहे हैं, बिना लाइक, बिना एज शब्द का इस्तेमाल किए हुए। इसलिए यहां पर क्या है, इस वर्ड में ब्लीड स्पिरिट में एक तरीके से मेटाफर है। फिर यहां पर जरा देखो, प्योरेस्ट दाई फूल हार्ट, है ना, इन प्रफ्यूज स्ट्रेन्स, क्या निकला यहां पर, स्काईलार्क का जो गान है, संगीत है, इतना गहरा और प्रचुर है मानो उसका सारा हृदय उसमें बह रहा हो, है ना। तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है ना, अतिशयोक्ति करके यहां पर बताने की कोशिश है इनकी। तो ये भी बात समझ गए। फिर आगे जरा देखते हैं, यहां पर एक चीज और है, जरा समझना। यहां पर है बर्ड दो नेवर वर। इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चलता है कि स्काईलार्क को वो पक्षी मानकर भी क्या कह रहे हैं कि तुम कभी पक्षी थे ही नहीं। है तो वो पक्षी, और एक तरह से कह रहे हैं कि तुम कभी पक्षी थे ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, रहने और नहीं रहने दोनों बात कह रहे हैं, यानी कि विरोधाभास पैदा हो रहा है। इसलिए इस सेंटेंस में पैराडॉक्स है। मुझे उम्मीद है चीजों को आप स्पष्टता से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले स्टैंजा के ऊपर। अगला स्टैंजा क्या कह रहा है, जरा समझते हैं। यहां पर है हायर स्टील, हायर स्टील एंड हायर, और ऊंचा, है ना। फिर यहां पर है दो स्प्रिंगेस्ट, यहां पर दो स्प्रिंगेस्ट। यहां पर समझो, स्प्रिंग का एक और अर्थ होता है जिसको कहते हैं लीप करना, है ना, मतलब राइज सडनली, यानी कि छलांग लगाना, उड़ना। तो इसको कह रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग। तो दो स्प्रिंगेस्ट कहने का मतलब है तुम छलांग लगाते हो, तुम अचानक उड़ पड़ते हो, है ना। तो इस सेंस में यहाँ पर बताया है। फिर लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, आग के बादल की तरह हो, यानी कि बिल्कुल ही तेजस्वी और चमकदार हो, है ना। फिर यहाँ पर है दो ब्लू डीप, यानी कि गहरा नीला आकाश, दो विंगेस्ट, यानी कि तुम अपने पंख को फैलाते हो और फिर उड़ते हो। यहाँ पर है, देखते हैं सोर। यहाँ पर क्या है, सोर है। सोर कहने का क्या मतलब है, सोर कहने का मतलब होता है ऊंचाई पर उड़ना, है ना। और फिर यहाँ पर सोरिंग एवर सिंगेस्ट, यानी कि जितना ऊंचे उठते हो उतना ही गाते रहते हो। ये इसका सेंस निकला। अच्छा, यहाँ पर डोस्ट आया है। तो डोस्ट पुराने अंग्रेजी में कहा जाता था, किसको कहा जाता था, डज को कहा जाता था। ठीक है, डज को डस्ट कहा जाता था। तो आप इस चीज को पकड़ के रखना। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या सेंस निकल करके आया है। यहाँ पर है हायर स्टील एंड हायर, है ना। इसका मतलब है कि हे स्काईलार्क, तुम धरती से और ऊंचे उड़ते हो, है ना। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्रॉम द अर्थ, यानी कि धरती से और ऊंचे उड़ते हो। दो स्प्रिंगेस्ट, और स्प्रिंगेस्ट का मतलब भाई उड़ना, छलांग लगाना। लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, तुम आग के बादल की तरह। द ब्लू डीप, दो विंगेस्ट, तुम आग के बादल की तरह आकाश में चमकते हो, है ना। और तुम गहरे नीले आकाश में अपने पंख को फैलाते हो। यही तो निकला। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड सिंगिंग स्टिल डोस्ट सोर
एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और उड़ते हुए निरंतर गाते हो, और जितना ऊपर उठते जाते हो उतना ही गाते जाते हो। क्या सेंस निकल करके आया? पूरे स्टैंजा का मतलब ये निकल करके आया कि कवि यहाँ पर स्काईलार्क से कहते हैं कि हे स्काईलार्क, तुम धरती से ऊपर और ऊपर उठते जाते हो, तुम्हारी उड़ान इतनी चमकदार है, देख पा रहे हो, इतनी चमकदार है कि मानो तुम आग के बादल की तरह आकाश में फैल रहे हो। तुम गहरे नीले आकाश में अपने पंख फैला करके उड़ते हो और निरंतर गाते जाते हो। तुम्हारा गान और उड़ान दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना ऊपर उड़ते हो उतनी ही तुम्हारी स्वर की गूंज और मधुरता बढ़ती जाती है कि नहीं? समझ गए? तो गूंज भी और मधुरता भी इसकी बढ़ती जाती है जितना ऊपर ये ऊपर चलता जाता है। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं स्काईलार्क को लेकर के कि केवल ये एक पक्षी नहीं मानते इनको, है ना, बल्कि उसे दिव्य और प्रकाशमान अस्तित्व भी मानते हैं। इसकी उड़ान को आग के बादल, देख रहे हो, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, आग के बादल जैसी चमकदार उपमा देना इस बात को दर्शाता है कि स्काईलार्क प्रकृति की ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक है। समझ गए? तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है हर चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं कि किसका प्रयोग है, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है। सबसे पहली बात, आपको एकदम फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा होगा ये वाला सेंटेंस, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, है ना। इसका मतलब क्या निकला? जैसे देखिए लाइक, अच्छा की तुलना करने के लिए लाइक का इस्तेमाल है ना, यानी कि स्काईलार्क को आग के बादल से तुलना करी गई है और लाइक शब्द का इस्तेमाल करके, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सिमिली है ना। यहाँ तक क्लियर है? फिर अगर बात करें यहाँ पर है सोर एंड सोरिंग, यहाँ पर देखो सोर एंड सोरिंग है ना। तो जब सोर है ना, इस तरीके से बार बार जब इसका निरंतरता को अगर दिखाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपीटेशन है, इस बात को भी समझ गए। दूसरी बात एक और है यहाँ पर जो है वो, अगर इस सेंटेंस में देखोगे कि एंड सिंगिंग स्टिल डोस्ट सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और यहाँ पर अगर हम कोशिश करने समझने की कोशिश करें तो गाने और उड़ने की क्रिया को यहाँ पर एक साथ बताया गया है ना। सामान्य तौर पर उड़ान में थोड़ा सा परिश्रम होता है, मेहनत लगता है कि नहीं, और जब वो उड़ान कोई पक्षी भर रहा होता है तो वो गाता नहीं है, वैसे अक्सर तो नहीं गाता, पर यहाँ पर गाते हुए वो उड़ रहा है ना। तो यहाँ पर कई बार पैराडॉक्स भी मुझे नजर आ रहा है और एंटीथेसिस भी कह सकते हो कि थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो पैराडॉक्स और यहाँ पर एंटीथेसिस भी है, क्यों? क्योंकि एक साथ दो चीजों में विरोधाभास पैदा हो रहा है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है ना, कि गाने और उड़ने की क्रिया एक साथ हो रही है। तो उम्मीद है चीजों को समझ पाए होंगे। बात करते हैं अगले स्टैंजा के ऊपर। यहाँ पर जो है समझते हैं वर्ड बाय वर्ड। पहले तो यहाँ पर क्या कह रहा है जरा देखते हैं। यहाँ पर गोल्डन लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब जानते हो जो बिजली चमकती है उसके बारे में, और गोल्डन कहने का मतलब सुनहरे कलर की, है ना। तो सूर्यास्त की जो सुनहरी चमक है उसके साथ यहाँ पर दिखाने की कोशिश है, क्योंकि संकन सन का मतलब भी होता है अस्त होता हुआ और फिर डूबता हुआ सूर्य। फिर यहाँ पर ब्राइटनिंग, यहाँ पर ब्राइटनिंग एपोस्ट्रोफी है, यानी कि यहाँ पर ई है, तो ब्राइटनिंग का मतलब चमकते हुए। फिर यहाँ पर फ्लोट एंड रन, है ना, फ्लोट एंड रन कहने का मतलब है तैरते हुए, दौड़ते हुए, है ना, मतलब हल्की और तेजी गति में। फिर डोस्ट है तो डज है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पर अनबॉडीड जॉय। अनबॉडीड जॉय कहने का मतलब बिना शरीर वाली खुशी, इसका मतलब है कि आत्मिक खुशी, शुद्ध वाली खुशी, है ना। तो ये समझ के आप आत्मिक खुशी को यहाँ पर कह रहा है अनबॉडीड जॉय, मतलब बिना शरीर वाली खुशी, आत्मिक खुशी। फिर यहाँ पर रेस है, रेस कहने का मतलब है दौड़, सफर या फिर जीवन यात्रा भी कह सकते हो। और जस्ट बिगन यानी कि अभी अभी शुरू हुई है। तो समझते हैं एक लाइन का अर्थ। यहाँ पर क्या दे रखा है, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन, यानी कि सूर्यास्त की सुनहरी चमक में, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, जहां बादल सुनहरी रोशनी से चमक रहे हैं। दो डोस्ट फ्लोट एंड रन, तुम यानी कि स्काईलार्क, दो मतलब तुम, यानी कि हे स्काईलार्क, तुम उड़ते और तेजी से दौड़ते से प्रतीत होते हो, है ना। कैसे? लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन, मानो तुम बिन शरीर वाली खुशी, यानी कि आत्मिक उस खुशी जैसे हो जिसकी यात्रा अभी अभी शुरू हुई है ना। क्या सेंस निकला, कहने का क्या अर्थ, यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कवि? तो कवि यहाँ पर पीबी शेले यहाँ पर कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हे स्काईलार्क, तुम अस्त होते हुए सूर्य की सुनहरी रोशनी में उड़ते हो, है कि नहीं, और उस सुनहरी आभा से बादल भी चमक उठते हैं और उस दृश्य में तुम्हारी उड़ान बहुत सुंदर प्रतीत होती है। तुम मानो हवा में तैरते और दौड़ते जा रहे हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई निराकार यानी कि बिना शरीर की खुशी यानी कि आत्मिक खुशी अभी अभी जीवन की यात्रा शुरू करके भाग रही हो,
है कि नहीं, भाग रही हो या फिर उड़ रही हो, फ्लोट एंड रन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कवि स्काईलार्क की तुलना ऐसी दिव्य खुशी से करते हैं जो किसी शरीर में कैद नहीं है। यह आनंद जो है वो शुद्ध है, अनंत है और स्वतंत्र है। स्काईलार्क की उड़ान कवि को इस शाश्वत और आत्मिक खुशी का प्रतीक लगती है। बात क्लियर है? तो बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से आपके फिगर ऑफ स्पीच आ रखे हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर बोला है इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन। तो देखो यहाँ पर सूर्यास्त की चमक का दृश्य जो है ये आपके मन में उभर रहा होगा। तो इस तरीके से जब कलरफुल चीज़ों को दिखाते हुए जब आपके दिमाग में कोई दृश्य बनाने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ पर इमेजरी का इस्तेमाल होता है ना। फिर यहाँ पर बोला है लाइक एन अनबॉडीड जॉय, है ना, हुज रेस इज जस्ट बिगन। तो रेस कौन करता होता है भैया? जीवन यात्रा, है ना, जीवन यात्रा बोलो। और फिर रेस में कौन भाग लेता है? कोई इंसान लेता है। अनबॉडीड जो है बोला है मतलब कि खुशी को मानवीय रूप दिया गया है जो दौड़ रही है, जो रेस कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सेंटेंस से मुझे पता चलता है पर्सोनिफिकेशन, है ना। अच्छा, दूसरी बात है यहाँ पर है लाइक एन अनबॉडीड जॉय। तो इस पार्ट में भी अगर देख पा रहे हैं कि स्काईलार्क की तुलना बिन शरीर वाली खुशी से करी गई है और लाइक का इस्तेमाल करते हुए, इसलिए यहाँ पर सिमिली भी नजर आ रहा है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बात करते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर है। फिर चलते हैं अगला स्टैंजा में। यहाँ पर क्या बोल रखा है? यहाँ बोला है सबसे पहली बात है यहाँ पर पेल है। पेल कहने का मतलब क्या होता है? कई बार ये सारे शब्द आ चुके हैं ना, मतलब पिछले पोएम्स में भी। तो पेल का मतलब होता है थोड़ा सा फेंटेड कलर, है ना, हल्का फीका, लाइट इन कलर जिसको कहते हैं। फिर यहाँ पर पर्पल इवन, पर्पल इवन कहने का मतलब है बैंगनी, बैंगनी कलर पर्पल को कहते हैं। और इवन कहने का मतलब यहाँ पर इवनिंग से है, ठीक है, इवनिंग से यानी कि सूर्यास्त के समय से। तो बेसी बात है कि बैंगनी आभा वाली जो संध्या है उसको कह रहा है यहाँ पर पर्पल इवन। फिर यहाँ पर है मेल्ट्स, मेल्ट्स कहने का मतलब है घुल जाना, मिट जाना, एक तरीके से डिसअपियर हो जाना, डिजोल्व हो जाना, है ना। फिर यहाँ पर क्या है? दाई है, तो दाई का मतलब जानते हो योर होता है यानी तुम्हारा होता है। और फ्लाइट है, इसका मतलब एक्ट ऑफ फ्लाइंग जो है यानी कि उड़ान है। फिर यहाँ पर है स्टार ऑफ हेवन, है ना, यानी कि स्वर्ग का तारा यहाँ पर कहा गया है। फिर देखते हैं ब्रॉड डे लाइट, यानी कि एकदम जो तेज दिन का जो प्रकाश होता है ना, फुल ब्राइट लाइट जो होता है डे का, दिन का, उसके बारे में। फिर यहाँ पर अनसीन है यानी कि नजर ना आने वाला, नॉट विजिबल, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं डिलाइट है। डिलाइट कहने का मतलब क्या होता है? जॉय होता है, हैप्पीनेस होता है ना, आनंद और प्रसन्नता होता है इसका अर्थ। फिर यहाँ पर श्रील, श्रील कहने का मतलब होता है जो हाई पिच वाला एक जो आवाज़ होती है ना, उसको शार्प साउंड को कह सकते हो, मतलब तेज और ऊंची आवाज़ को श्रील कहा जाता है। तो यहाँ तक स्पष्ट है। तो बात करते हैं एक एक करके इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ जो दे रखा है द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, बैंगनी आभा वाली संध्या तुम्हारी उड़ान के चारों ओर घुल जाती है। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, यानी कि तुम स्वर्ग के एक तारे की तरह हो जो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देता, है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे मतलब दो आर्ट है ना, आर्ट अनसीन है यानी कि ये दिखाई नहीं देता। बट येट आई हियर दाई श्रील डिलाइट, हालांकि तुम दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ऊंची आवाज वाला जो आनंद है उसको सुन पाता हूं, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर कहने का क्या अर्थ निकल करके आया कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि संध्या का हल्का बैंगनी रंग आकाश में घोलकर स्काईलार्क की उड़ान को घेरे रखता है ना। और कवि यहाँ पर स्काईलार्क को स्वर्ग के उस तारे से तुलना करते हैं, देख रहे हो, लाइक स्टार ऑफ हेवन, यानी उस तारे से तुलना करते हैं जो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देता। भले ही स्काईलार्क आकाश में उड़ते समय आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु उसकी मधुर और ऊंची चहचहाट जो है वो सुनाई देती रहती है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कवि इस बात को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्काईलार्क की उपस्थिति दृश्य जो है वो दृश्य रूप में नहीं है, उसकी उपस्थिति दिव्य है एक तरीके से, है ना, बल्कि जो उसकी उपस्थिति है दिव्य ध्वनि में अधिक महसूस होती है ना, उसकी दृश्य रूप में नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति जो है वो दिव्य ध्वनि से ज्यादा महसूस होती है ना। और ये जो है पक्षी अपनी आवाज से आकाश और वातावरण को आनंद से भर देता है, मानो उसकी अदृश्यता में भी उसकी शक्ति और सौंदर्य झलकता हो। यहाँ तक स्पष्ट है। तो बात करते हैं इस स्टैंजा में क्या क्या फिगर स्पीच आ रखा है। यहाँ पर जरा देखो, लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, काफी सारा सिमिली का इस्तेमाल है ना। तो यहाँ पर भी स्काईलार्क को दिन के उजाले में अदृश्य तारे से तुलना करने की वो कोशिश किए हैं, है ना, स्पष्ट है। तो इन दोनों सेंटेंस में और फिर एक सिंगल सेंटेंस में देखो कि सिमिली का इस्तेमाल है, लाइक का प्रयोग करते हुए मतलब ये तुलना किए हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है,
पैराडॉक्स भी है, जरा देखो यहाँ पर कैसे है पैराडॉक्स इस सेंटेंस में। देखो, दो आर्ट अनसीन बट येट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट, यानी कि पक्षी दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है। तो बिना दिखाई दिए किसी की आवाज आ रही हो, इसका मतलब है कि बातों में विरोधाभास है ना। दिखाई भी नहीं रही और कोई आवाज भी निकाल रहा हो, इसका मतलब है कि विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। तो इस सेंटेंस से पैराडॉक्स का भी इस्तेमाल दिखने को आ रहा है ना। अब बात करते हैं अगला स्टैंजा को समझते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, कीन है। कीन का मतलब होता है शार्प, इंटेंस, है ना, तेज। फिर यहाँ पर एरोस, एरोस का मतलब बाण होता है ना। प्रकाश की जो किरणें हैं उसके बारे में यहाँ पर एरोस कहा गया है, ठीक है, बाण की तरह बिल्कुल ही। फिर यहाँ पर है सिल्वर स्फेयर, सिल्वर स्फेयर कहा गया है एक तरीके से चांदी का गोला। तो बताओ, चांदी का गोला मैं जैसे बता दिया कि आकाश में लटक रहा है, तो आपको चांदी का गोला क्या नजर आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, मून के बारे में कहने की कोशिश है, चंद्रमा के बारे में कोशिश यहाँ पर है, समझ गए। फिर यहाँ पर इंटेंस है, इंटेंस का मतलब वही वाली बात, कीन यानी कि शार्प वाली बात, स्ट्रॉन्ग, ब्राइट, तेज, प्रबल इसको कह सकते हैं, है ना। फिर लैंप है, लैंप का मतलब जानते हो दीपक है या फिर प्रकाश की कोई स्रोत जो कह सकते हो, है ना, लाइट, तो वही है यहाँ पर लैंप। फिर यहाँ पर नैरोस है, यहाँ पर एरोस था जिसको प्रकाश की जो एरोस ऑफ लाइट है उसके बारे में है, लेकिन यहाँ पर नैरोस है। नैरोस कहने का मतलब है यहाँ पर कि थोड़ा सा घट जाना, संकीर्ण हो जाना, है ना, धीमा पड़ जाना। यहाँ पर है व्हाइट डॉन क्लियर, है ना। व्हाइट डॉन क्लियर कहने का मतलब है साफ सफेद सुबह की जो रोशनी है उसके बारे में। डॉन का मतलब होता है सुबह और इसका उल्टा होता है डस्क, जिसको बोलते हैं गोधूली वेला, है ना। और क्यों पड़ता है, अगर आपका नॉलेज अच्छा खासा है तो मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा कि डॉन का उल्टा मतलब सुबह का उल्टा शाम होता है, जिसको डस्क कहते हैं। डस्क को हिंदी में गोधूली वेला भी कहते हैं। अगर आपका नॉलेज अच्छा खासा कि गौ माता के धूली क्या सेंस होता है भैया, तो अगर आप अच्छे तरीके से अगर पोएटिक अंदाज वाले व्यक्ति हो तो मुझे डस्क का मीनिंग मुझे बताओगे कमेंट में कि गोधूली वेला आखिर इसको क्यों कहा जाता है ना, ताकि मैं समझना चाहता हूं कि आप कितनी दूर तक शब्दों को पकड़ करके सोच पाते हो। क्लियर। तो बात करते हैं आगे। यहां पर क्या बता रहे हैं, हार्डली है, हार्डली का मतलब स्कैर्सली बोल सकते हो, बेयरली बोल सकते हो, मतलब मुश्किल से, शायद ही, है ना। फिर यहाँ पर फील जानते हो आप, महसूस करना। अब समझते हैं एक एक लाइन का मतलब यहाँ पर क्या निकल करके आता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फेयर, तुम्हारी ध्वनि उतनी ही पैनी और गहरी है जितने की उस चांदी के गोले यानी कि चंद्रमा की किरणें हैं, है ना। फिर यहाँ पर कह रहा है हुज इंटेंस लैम्प नैरोज इन द व्हाइट डॉन क्लियर, यानी कि उसका तीव्र प्रकाश सुबह की सफेद रोशनी में धीरे धीरे संकीर्ण हो जाती है, धीरे धीरे घट सी जाती है ना। Until we hardly see, we feel that it is there, यहाँ तक कि हम मुश्किल से उसे देख पाते हैं लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वह वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि स्काईलार्क की आवाज़ उतनी ही शार्प है, उतनी ही तेज है, उतनी ही पैनी और प्रभावशाली है जितनी कि चंद्रमा की किरणें हैं। जैसे चांद की रोशनी रात को गहरी और पैनी दिखाई देती है लेकिन सुबह होते ही वह धीरे धीरे कम हो जाती है, समझ पा रहे हो, धीरे धीरे उसकी रोशनी जो है वो कम हो जाती है और लगभग अदृश्य हो जाती है, फिर भी चांद की उपस्थिति हमें महसूस होती रहती है कि नहीं। और इसी प्रकार स्काईलार्क भी दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी आवाज़ चारों ओर फैल करके उसकी उपस्थिति का हमें एहसास कराती है। तो कवि के अनुसार स्काईलार्क की जो शक्ति है उसके दिखाई देने में नहीं है बल्कि उसके अदृश्य स्वरूप में है, जो वातावरण को और आनंद और सुंदरता से भर देता है। और जहाँ तक मुझे लगता है मैं स्काईलार्क पक्षी को पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, मतलब पिछले 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, मेरे आंगन में एक आवाज आती है किसी पक्षी की और मैं एक किसी ग्रुप में भी भेजा था उस आवाज को, और 4 बजे मॉर्निंग में भेजा था। अगर किसी को याद हो कि भाई बताओ ये किस पक्षी की आवाज है, तो बहुत लोगों ने कहा सर कोयल की आवाज इन दिनों में ऐसे ही आती है। लेकिन इसी सेंस का है यहाँ पर कि वो स्काईलार्क उसे दिखाई नहीं देती, है ना। और स्काईलार्क की शक्ति उसके दिखाई देने में नहीं है बल्कि उसके अदृश्य स्वरूप में है ना, जो कि पूरा माहौल को, पूरा वातावरण को आनंद और सुंदरता से उसकी आवाज भर देती है। ये इसका कहने का अर्थ निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ तक स्पष्ट सारी बातें हैं। अब बात करते हैं कि क्या किसका यहाँ पर है इस्तेमाल है, जरा देखते हैं। यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर कीन एज द एरोस ऑफ दैट सिल्वर स्फेयर, यहाँ पर देख पा रहे हो स्काईलार्क की ध्वनि को चंद्रमा की किरणों के बाणों से तुलना की गई है, मतलब कि किरणों से तुलना की गई है। बाण यहाँ पर है उसके जो लाइट है उसकी किरणों से, है ना। तो यहाँ पर एज का भी इस्तेमाल है, तुलना तो करी गई है लेकिन एज का इस्तेमाल करते हुए करी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में या फिर सिंगल सेंटेंस में सिमिली का इस्तेमाल है। ऑब्वियस सी बात है कि समझ पाए होंगे।
फिर यहाँ पर क्या है जरा देखो, यहाँ पर बोल रहा है वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज देयर, यानी चांद दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस होती है। तो विरोधाभास है कि नहीं, वो है भी और नहीं भी है ना, नहीं होते हुए भी अपने प्रेजेंस को वहां पर हमें महसूस कराती है। तो दोनों बातों में विरोधाभास पैदा है, इसलिए इस सेंटेंस में हम आसानी से पकड़ पा रहे हैं कि इसमें पैराडॉक्स है। समझ गए। अब बात करते हैं अगला स्टैंजा के ऊपर। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर है अर्थ एंड एयर, आप जानते हो वायु और पृथ्वी, है ना, यानी कि पूरी सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे प्रकृति के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है दाई वॉइस, यानी कि योर साउंड, योर वॉइस, यानी कि स्काई लार्क की आवाज को कह रहा है, यानी तुम्हारी आवाज। फिर है लाउड, लाउड का मतलब गूंजती हुई, ऊंची, है ना। फिर यहाँ पर बेयर, यहाँ पर है बेयर नाइट, यहाँ पर देख पा रहे हो नाइट इज बेयर, यानी कि बेयर नाइट, यानी कि बिना बादलों की जो साफ रात होती है उसके बारे में कहने की कोशिश है ना। बिना बादल की जो रात होती है, एकदम बेयर कहने का मतलब क्या होता है, नंगा, और नाइट मतलब रात, नंगा रात, नंगी रात कहने का क्या सेंस निकलता है कि ऐसी रात जो स्पष्ट दिखाई दे रही हो, बिना बादलों वाली साफ रात को यहाँ पर नाइट इज बेयर कहने का यहाँ पर अर्थ है ना। फिर आगे क्या है, लोनली क्लाउड, देखो कितना सुंदर, कितने अच्छे तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, मतलब सच में पढ़ते हुए तो मजा आता ही है, लेकिन मैं इस खूबसूरती को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कितने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मतलब एक जिज्ञासा पैदा कर देते हैं दिमाग की कि मैं भी कभी क्यों नहीं बन जाऊँ, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो लोनली क्लाउड है, इसका मतलब है कि अकेला बादल है। फिर आगे क्या कह रहा है, मून रेन्स आउट हर बीम्स, यानी कि चांदनी अपनी किरणें बरसाती हैं। देखो क्या मस्त तरीके से बोला गया है ना। फिर आगे जरा देखते हैं, यहाँ पर है ओवरफ्लोड, है ना। तो ओवरफ्लोड कहने का मतलब क्या है कि भर जाना, लबालब हो जाना, है ना। तो यहाँ पर समझते हैं इसका क्या अर्थ निकल करके आता है। यहाँ पर है बोला है ऑल द अर्थ एंड एयर विथ दाई वॉइस इज लाउड, पूरी धरती और आकाश तुम्हारी आवाज से गूंज उठते हैं, है ना। फिर आगे कह रहा है कि एज वेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। अब यहाँ पर क्या सेंस निकला इन तीनों सेंटेंस में कि जैसे साफ रात में बिना बादल वाली जो रात है, किसी अकेले बादल के बीच से चांद अपनी किरणें को बरसाता है और पूरे आकाश उस रोशनी से भर जाता है, मानो उसी तरीके से तुम्हारी आवाज गूंज उठती है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं कि स्काई लार्क की मधुर और ऊंची ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि पूरी पृथ्वी, है ना, पूरी पृथ्वी और आकाश उसके गान से भर जाते हैं। कवि इसकी तुलना चांदनी से कर रहे हैं। देख पा रहे हो, जिस प्रकार साफ रात में किसी अकेले बादल के बीच चंद्रमा अपनी किरणों की वर्षा करता है, पूरा आकाश उस उजाले से जगमगा उठता है, उसी प्रकार स्काई लार्क का गीत भी वातावरण को आनंद और मधुरता से लबालब भर देता है ना। तो कवि के अनुसार स्काई लार्क का गान एक अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी उपस्थिति है ना, ओमनी प्रेजेंस है इसकी, जो संपूर्ण प्रकृति में सुंदरता और संगीत का संचार करता है। मुझे उम्मीद है चीजों को समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं सीधा इसमें कौन कौन से आपके फिगर ऑफ स्पीच आ रखे हैं। यहां पर एकदम स्पष्ट आ जाना चाहिए नजर, एज वेन नाइट इज वेयर, है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एज का इस्तेमाल है और यहाँ पर स्काई लार्क की ध्वनि की तुलना चांदनी रात से करी गई है, मतलब उस चांदनी से की गई है जो पूरे आकाश को भर देती है। तो तुलना भी है और एज का इस्तेमाल भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सेंटेंस से पूरा पता चल रहा है क्या कि यहाँ पर सिमिली का इस्तेमाल है कि नहीं। फिर आगे जरा देखते हैं, यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाओगे तो स्काई लार्क की आवाज को इतना शक्तिशाली दिखाया गया है मानो पूरी पृथ्वी और आकाश उससे भर गए हों, है कि नहीं। तो पूरे स्टैंजा में अगर मैं बात करूं कि अगर इसका अर्थ दे करके आपसे पूछ लिया जाए, है ना, कि जो स्काई लार्क की आवाज है इतनी शक्तिशाली है, मतलब इसका जो सेंस निकल करके आता है इससे लग रहा है कि हाइपरबोल का इस्तेमाल है ना, काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है उस चांदनी रात की तरह कि चांदनी से जैसे मानो आकाश भर जाती हो, उसी तरीके से स्काई लार्क की आवाज पूरे आसमान और पूरे ब्रह्मांड में भर जाती है, उस सेंस में यहाँ पर बताया गया, मतलब हाइपरबोल का इस्तेमाल है। क्लियर। तो बात करते हैं आगे जरा समझते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर है सबसे पहली बात है व्हाट दो आर्ट, तुम क्या हो, है ना। अब यहाँ पर आर्ट जो है वो कला नहीं है, यहाँ पर है आर, है ना, व्हाट यू आर, इस तरीके से यहाँ पर सेंस है। तो आर्ट का मतलब एक बार यहाँ पर कला भी आया है, काव्य कला भी, और आर्ट का मतलब यहाँ पर आर से भी है ना। पुराने अंग्रेजी में आर्ट का मतलब आर भी होता था,
ठीक है। वी नो नॉट यानी हमें नहीं पता, मोस्ट लाइक दी है ना, तुम्हारे जैसा सबसे अधिक कौन है। अब जरा समझते हैं क्या मतलब है इसका। फिर यहाँ पर है रेनबो क्लाउड्स। रेनबो क्लाउड्स कहने का मतलब इंद्रधनुष वाली जो बादल है उसके बारे में, है ना। फ्लोट नॉट है, फ्लो नॉट, तो फ्लो नॉट का मतलब नहीं बहते हैं। ड्रॉप्स सो ब्राइट यानी कि इतने चमकदार बूंदे हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पर दाई प्रेजेंस यानी कि तुम्हारी उपस्थिति। शावर्स यानी कि वर्षा करना, है ना, शावर करना। रेन ऑफ मेलोडी यानी कि सूरों की वर्षा करना, संगीत की बौछार करना। समझ गए। अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या अर्थ निकल करके आता है। यहाँ पर बोल रहा है वॉट दो आर्ट वी नो नॉट वॉट इज मोस्ट लाइक दी, हम नहीं जानते कि तुम वास्तव में क्या हो, है ना। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट सो सी, हम सोचते हैं कि तुम्हारे जैसे सबसे अधिक कौन हो सकता है, यहां तक कि इंद्रधनुषी बादल भी इतने चमकदार बूंदे नहीं बरसाते, है ना। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस सावर्स अ रेन ऑफ मेलोडी, जितनी तुम्हारी उपस्थिति से संगीत की वर्षा होती है। क्या सेंस निकला। यहां पर कवि कह रहे हैं, यहां पर कवि जो है वो कहते हैं कि वे नहीं जानते कि स्काईलार्क वास्तव में कौन या क्या है। यह पक्षी इतना अद्भुत है कि कवि के लिए इसकी सही पहचान करना कठिन है ना। कवि इसकी तुलना इंद्रधनुषी बादलों से करते हैं जो वर्षा के बाद अपनी सुंदरता से आकाश को रंगीन बना देते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि इंद्रधनुषी बादल भी इतनी अद्भुत और उजली बूंदें नहीं बरसाती जितने की ये स्काईलार्क की उपस्थिति से मधुर स्वरों की वर्षा होती है। तो कवि यहाँ पर मानते हैं कि स्काईलार्क का संगीत किसी प्राकृतिक दृश्य से भी अधिक सुंदर और मनमोहक है। समझ गए। तो यहाँ तक स्पष्ट है मीनिंग। अब समझते हैं सबसे पहली बात कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है भैया, तो आपको सीधा सा दिख जाना चाहिए। क्या दिख जाना चाहिए कि व्हाट दो आर्ट वी नो नॉट व्हाट इज मोस्ट लाइक दी। तो कवि यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं लेकिन उत्तर उससे एकदम अपेक्षित नहीं है कि वो सीधा मुझे इसका उत्तर दे। और उस फिगर ऑफ स्पीच को जब क्वेश्चन पूछा जाता हो बिना आंसर की अपेक्षा किए हुए, है ना, बस प्रशंसा के लिए जब प्रयोग होता हो खास करके क्वेश्चन करने का और बिना उत्तर पाने की अपेक्षा किए हुए, तब उसको कहते हैं रेटोरिक क्वेश्चन। और रेटोरिक क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रेटोरिकल क्वेश्चन का। फिर यहाँ पर बात करते हैं स्काईलार्क की तुलना इंद्रधनुषी बादलों से करी गई है ना। तो यहाँ अगर देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर समझो एज फ्रॉम द प्रेजेंस, तो रेनबो क्लाउड्स है। और अगर ये पूरा सेंटेंस लिख करके दे दे, इसके पहले एज भी आया है ना, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एज कहते हुए ही उसको स्काईलार्क को यहाँ पर चित्रित किया गया है और इंद्रधनुषी बादलों से इसकी तुलना करी गई है। तो सिमिली भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर है सावर्स अ रेन ऑफ मेलोडी यानी कि संगीत को वर्षा के रूप में चित्रित किया गया है। तो हमारे दिमाग में एक इमेज सा भी बनता है, तो इमेजरी भी कह सकते हैं। फिर स्काईलार्क का संगीत जो है वो इंद्रधनुष से भी सुंदर बताया गया है, मतलब थोड़ा सा हाइपरबोल का भी इस्तेमाल है क्या नहीं। तो समझ गए होंगे कि क्या और कैसे कैच करना है हमें एग्जाम में कि कौन सा किसका क्या अर्थ होता है। लेकिन आपको वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस बाय सेंटेंस अगर समझ गए ना, तो मैं मजाक नहीं करता, आप ना अपने एग्जाम में टॉप भी कर सकते हो। इससे बाहर क्या पूछेगा क्वेश्चन जरा बताओ, है ना। फिर आगे समझते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर बोला है लाइक अ पोएट हिडन यानी कि एक छिपे हुए कवि की तरह। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं सिमली का प्रयोग है ना। फिर बोल रहा है इन द लाइट ऑफ थॉट यानी विचारों की रोशनी में, सिंगिंग हिम्स अनबिडन यानी कि बिना बुलाए गीतों का गान करना, बिना बुलाए भजनों का गान करना। जैसे नहीं होता कई लोग हमारे यहाँ जब कोई प्रोग्राम होता है, चाहे मंदिर में कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसे व्यक्ति वहां पर आ पड़ता है जिसको हम नहीं बुलाते हैं, लेकिन फिर भी वो भजन को इतने अच्छे से गाते हैं कि पूरा माहौल ही क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कह रहा है सिंगिंग हिम्स अनबिडन यानी कि बिन बुलाए भजनों का गान करना। टिल द वर्ल्ड इज राउड जब तक दुनिया एक तरह से प्रभावित नहीं हो जाती, है ना। राउट कहने का मतलब, राउट का मतलब होता है जैसे कि जो मेटल वगैरह को हम ढाल करके एक नया स्वरूप देते हैं ना, तो राउट कहते हैं उसको। तो वही उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है, मतलब एक तरीके से प्रभावित होना, है ना। तो जब तक दुनिया प्रभावित नहीं होती। फिर यहाँ पर सिंपथी यानी कि कह सकते हो सहानुभूति। और फिर यहाँ पर ईट होप्स एंड फियर्स, देखो यहाँ पर होप्स एंड फियर्स यानी कि आशाएं और भय। इट हीडेड नॉट यानी कि इसकी कोई परवाह नहीं करता। क्या सेंस निकल करके आता है जरा समझते हैं एक एक सेंटेंस को। यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं कि लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट यानी कि तुम एक कवि की तरह हो जो विचारों की रोशनी में छुपा हुआ है ना। फिर आगे कह रहा है सिंगिंग हिम्स अनबीडन
और टिल द वर्ल्ड इज राउट, यानी कि तुम बिना किसी आग्रह के ही गीत गाते हो, है ना, बिन बुलाए ही गीत गाते हो, तुम तब तक गाते रहते हो जब तक पूरी दुनिया को आशाएं, यहाँ पर देख रहे हो, होप्स एंड फियर्स, आशाएं और भय महसूस करने के लिए प्रेरित नहीं कर देते। दुनिया इस तरह इस पर है वो ध्यान देती है या नहीं, यह तुम्हारी चिंता नहीं होती। इट हीडेड नॉट, यह तुम्हारी चिंता नहीं होती। तो क्या समझाने का मतलब है, तो कवि यहाँ पर मानते हैं कि स्काईलार्क एक ऐसे कवि की तरह है, देख रहे हो, पोएट हिडन, ऐसे कवि की तरह है जो अपने विचारों में गहराई से छिपा होता है। यह पक्षी अपने आप बिना किसी आदेश या आग्रह के मधुर गीत गाता है। उसके गीत इतने प्रभावशाली होते हैं कि पूरे संसार की भावनाओं और आशाओं और डर को जागृत कर देते हैं। कवि यह भी यहाँ पर बताते हैं कि स्काईलार्क को यह बिल्कुल ही परवाह नहीं है, देख रहे हो, इट हीडेड नॉट, बिल्कुल ही परवाह नहीं है कि उसकी आवाज पर लोग ध्यान देते हैं या नहीं। इसका संगीत स्वाभाविक और एकदम स्वतः प्रेरित है ना, और यह लोगों के हृदय में भावनाओं को उत्पन्न करने की अद्भुत शक्ति भी दिखाता है। देखो यहाँ पर होप्स है, फियर्स भी है, ये भी जगा देता है किसको, एकदम सुनने वाले लोगों के हृदय में। समझ गए यहाँ तक? तो इसका अर्थ तो आप समझ गए। यहाँ पर बात करते हैं कि कहाँ पर क्या है, लाइक यह पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, यानी कि यहाँ पर स्काईलार्क की तुलना छिपे हुए कवि से करी गई है, और वो भी लाइक का इस्तेमाल करते हुए, तो यहाँ पर सिमिली का प्रयोग है ना। फिर यहाँ पर द वर्ल्ड इज राउट टू सिंपैथी, अगर इसको पढ़ोगे द वर्ल्ड इज राउट टू सिंपैथी, तो इससे पता चलता है कि दुनिया को ना मानवीय भावनाओं से प्रभावित किया गया है एक तरीके से। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी थोड़ा थोड़ा नजर आता है, क्योंकि दुनिया को कौन प्रभावित करता है, कुछ कर करके, है ना। तो पर्सोनिफिकेशन भी है, द वर्ल्ड इज राउट टू सिंपैथी, मतलब दुनिया को यहाँ पर कहा गया है, वर्ल्ड को एक तरीके से कहा गया है यहाँ पर कि मानवीय भावनाओं से प्रभावित किया गया है। तो चलिए इसको अभी छोड़ते हैं ना, हालांकि मुझे पर्सोनिफिकेशन थोड़ा सा तो नज़र आ ही रहा है। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या, स्काईलार्क की आवाज़ को इतनी शक्तिशाली बताया कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता को रखता है। तो इस सेंटेंस से एक तरीके से हाइपरबोल का भी इस्तेमाल है ना। तो सिमिली और हाइपरबोल यहाँ दो चीज़ दिखाई देता है खास करके। तो यहाँ तक स्पष्ट सारी बातें। फिर बात करते हैं अगला यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर है हाई बोर्न मेडन, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है हाई बोर्न, कहने का मतलब समझ रहे हो, ऊंचे खानदान की कोई मेडन लड़की है ना। मेडन कहने का मतलब कन्या, तो उच्च कुल की जो कन्या है उसके बारे में कह रहा है यहाँ पर। पैलेस टावर कहने का मतलब महल का जो मीनार है, ऊंची जगह है, उसके बारे में, सॉरी। फिर यहाँ पर है सूदिंग कहने का मतलब है शांति देने वाला, आराम देने वाला, है ना। फिर यहाँ पर लव लेडन सोल कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रेम से भरा हृदय या फिर प्रेम से भरा आत्मा को कह रहा है। फिर यहाँ पर है इन सीक्रेट आर, देख रहे हो, इन सीक्रेट आर कहने का मतलब है गुप्त समय, यानी कि अकेले में। फिर यहाँ पर म्यूजिक स्वीट एज लव, प्रेम की तरह मधुर संगीत। फिर यहाँ पर ओवरफ्लोज हर बॉवर, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि उस कोने में यानी कमरे में फैल जाता है। तो समझते हैं इसका क्या अर्थ निकल करके आया। यहाँ पर क्या निकल करके आया जरा देखते हैं। लाइक अ हाई बोर्न मेडन इन अ पैलेस टावर, तुम एक उच्च कुल की कन्या की तरह हो जो महल के ऊंचे मीनार में छिपी हुई है। देख रहे हो कैसे एकदम प्रिंसेस को बता रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से ऊंचे मीनार वाले महलों में वो छिपी हुई रहती हैं, किसी को नजर नहीं आती। इसी तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश है कि स्काईलार्क को कि लाइक या हाई बोर्न मेडन इन अ पैलेस टावर, तुम एक ऊंचे खानदान की बेटी की तरह हो, कन्या की तरह हो जो ऊंचे ऊंचे मीनार वाले महलों में छुपी हुई है ना। फिर कह रहा है सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आर, तुम उसके प्रेम से भरे हृदय को गुप्त समय में संगीत से शांति पहुंचाते हो। देख रहे हो, विथ म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर बावर, यानी कि तुम्हारा संगीत इतना मधुर है कि उसके कमरे में भर जाता है जाकर के। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कवि मानते हैं कि स्काईलार्क एक उच्च कुल की कन्या की तरह है जो महल के ऊंचे मीनार में छुपी हुई है ना। और यह पक्षी उस कन्या के प्रेम और भावनाओं से भरे हृदय को शांति पहुंचाता है।
और वह अपने मधुर और प्रेममय गीत के माध्यम से उसके कमरे में सुख और आनंद का वातावरण भर देता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि यह संगीत इतनी स्वाभाविक और प्यारी और प्रेमपूर्ण है कि इसके फैलाव से हर कोई आनंदित हो उठता है ना। यहाँ पर कवि स्काईलार्क की प्राकृतिक संगीत और प्राकृतिक संगीत जो शक्ति है, उसकी संगीत की शक्ति है और उसकी भावनाओं को जगाने की अद्भुत क्षमता को सम्मान पूर्वक व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक स्पष्ट है इसका मीनिंग। लेकिन अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके आए हैं ये। तो यहाँ पर है लाइक या हाई बोर्न मेडन इन अ पैलेस टावर, यानी कि स्काईलार्क की तुलना उच्च कुल की किसी कन्या से करी गई है और लाइक का इस्तेमाल करते हुए, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें सिमली का प्रयोग है ना। फिर यहाँ पर बोल रहा है सूदिंग हर लव लेडन सोल। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो यहाँ से पता चल रहा है कि स्काईलार्क को मानवीय गुण दे करके प्रेम की आत्मा को शांति देने वाला बताया गया है। तो बेसी बात है कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है ना। यहाँ तक स्पष्ट है। तो बात करते हैं आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्या अर्थ निकलता है। यहाँ पर बोल रहा है ग्लो वर्म गोल्डन। ग्लो वर्म गोल्डन कहने का मतलब है सुनहरी चमक वाला कीड़ा, है ना। तो कौन होता है सुनहरी चमक वाला कीड़ा? तो आप जानते हो, हम अपने यहाँ तो इसको जुगनू कहते हैं, है ना। तो ग्लो वर्म गोल्डन कहने का मतलब है कि ग्लो वर्म का रंग यहाँ पर गोल्डन कलर का कहा गया एक तरीके से, है ना। तो जुगनू के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। फिर यहाँ पर डेल ऑफ ड्यू। डेल ऑफ ड्यू कहने का मतलब है ओस से भरी घाटी, है ना। और जो घाटी होते हैं जो ओस से भरी है, तो ड्यू का मतलब ओस होता है, डेल का मतलब घाटी यानी वैली होता है। फिर यहाँ पर स्कैटरिंग बोल रहा है। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखेरना। और यहाँ पर अनबिहोल्डन यानी कि बिना देखे, बिना किसी पर निर्भर हुए अनबिहोल्डन कहलाता है, ठीक है। और बिना देखे भी इसका अर्थ निकलता है। यहाँ पर एरियल ह्यू। तो एरियल का मतलब जानते हो आप, एक तरीके से हवा, है ना। और ह्यू का मतलब रंग होता है, यानी कि एरियल ह्यू यानी हवा में फैलता हुआ रंग, यानी कि रंगीन चमक। फिर आगे क्या है, फ्लावर्स एंड ग्रास, यानी कि फूल और घास। फिर बोल रहा स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, यानी कि दृश्य से छिपाना और फिर देखने से रोकना। क्या निकलता है इसका सेंस, जरा पढ़ के समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है क्या, यहाँ पर बोल रहा है लाइक अ ग्लो वर्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू। तुम एक सुनहरी ग्लो वर्म की तरह हो, यानी जुगनू की तरह हो, जो ओस भरी घाटी में चमक रही हो, है ना। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू। तुम अपनी हवा में बिखरी रंगीन चमक को फूलों, है ना, यहाँ पर देख रहे हो, फ्लावर्स एंड ग्रास, एमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, यानी फूलों और घास के बीच बिखेरते हो। विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू। यह रंगीन चमक इतनी अदृश्य है कि कोई इसे सीधे देख नहीं सकता। क्या सेंस निकल करके आया इसका मतलब है कि यहाँ पर पीबी शैले कह रहे हैं कि स्काईलार्क एक छोटी सुनहरी चमकदार कीड़े की तरह है ना, यानी कि जुगनू की तरह है जो ओस से भरी घाटी में चमक रही है। देख पा रहे हो। फिर यहाँ पर है कि वह अपनी सुंदर हवा में फैलती रंगीन चमक को फूलों और घास के बीच बिखेरती है। यह चमक इतनी सूक्ष्म और गुप्त है कि कोई इसे सीधे देख नहीं सकता, है ना। तो कवि इसे देख करके स्काईलार्क की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी मधुर और नाजुक उड़ान जो है और उसकी अदृश्य लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति का सम्मान कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर कवि स्काईलार्क की अदृश्यता और सौंदर्य दोनों को बहुत सजीव रूप से महसूस कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर आया है, जरा समझते हैं। यहाँ पर दिया है लाइक अ ग्लो वर्म गोल्डन, यानी कि स्काईलार्क की तुलना चमकते हुए ग्लो वर्म से की गई है, मतलब कीड़े से की गई है। तो बेसी बात यहाँ पर सिमली है और लाइक का भी यहाँ पर इस्तेमाल है। फिर यहाँ पर देखेंगे स्कैटर एंड, यहाँ पर स्कैटरिंग है ना, स्कैटर किया है। फिर यहाँ पर स्क्रीन कहने की बात है ना। तो ये सारे से पर्सोनिफिकेशन भी कई बार आ रहा है कि स्काईलार्क की चमक और रंग को मानवीय क्रिया जैसे स्कैटर है, स्क्रीन के साथ इसको व्यक्त किया गया। तो यहाँ पर ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन एक आभास मुझे आ रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो एक तरीके से सिर्फ सिमली का ही इस्तेमाल है। और दूसरे तरीके से स्काईलार्क की उड़ान और गीत को प्रकाश और रंगीन चमक से भी यहाँ पर तुलना किया गया, मतलब बताया गया एक तरीके से। तो मेटाफर भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर एक ही चीज़ नज़र आ रहा है लाइक अ ग्लो वर्म गोल्डन, जिसका मतलब है कि सिमली, है ना, सिमली का यहाँ पर इस्तेमाल है। तो स्पष्ट है, सबका अर्थ भी पता चल गया आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है यहाँ पर है, रोज एम्बावर्ड। रोज एम्बावर्ड कहने का मतलब गुलाब जो है गुलाब के फूलों से घिरी हुई, है ना, या फिर गुलाब के पत्तों में छिपी हुई, इसको ये कह सकते हैं। फिर यहाँ पर है ग्रीन लीव्स का मतलब जानते हो, हरे पत्तियाँ। फिर यहाँ पर
बाय वार्म सनशाइन शेल्टर्ड, यानी कि गर्म धूप से ढकी हुई, यानी कि धूप से सुरक्षित है ना। जब मान लो पत्तियों के बीच कोई गुलाब है तो बेसी बात है कि पत्तियों के बीच है तो वो जो धूप है उससे सुरक्षित है। तो वही कह रहा है बाय वार्म सनशाइन शेल्टर्ड, यानी कि गर्म धूप से सुरक्षित है। फिर यहाँ पर सेंट इट गिव्स, यानी कि जो खुशबू वह फैलाती है। मेक्स फेंट, मेक्स फेंट कहने का मतलब उसको बेहोश कर देती है एक तरीके से, है ना। फेंट का मतलब बेहोशी आ जाता है। फिर आगे क्या है, यहाँ पर है हेवी विंग्ड थीव्स, यानी कि बड़े पंख वाले जो पक्षी हैं, है ना, शिकार करने वाले या उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं उसके बारे में। थीव्स कहने का मतलब चोर है, तो obvious सी बात है कि जो बड़े बड़े पंख वाले जो पक्षी होते हैं जो किसी भी चीज़ को चुरा ले जाते हैं, उसके सेंस में यहाँ पर कहने की कोशिश है। तो यहाँ पर समझते हैं, तो यहाँ पर चोर नहीं कहेंगे, मतलब हेवी विंग्ड थीव्स को सीधा हम कहेंगे कि शिकार करने वाले जो पक्षी होते हैं उसको, है ना, और फिर उड़ने वाले पक्षी को कहेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है जरा समझते हैं। यहाँ बोल रहा है कि लाइक ए रोज एम्बावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, तुम उस गुलाब की तरह हो जो अपने हरे पत्तों में छिपा हुआ हो, है ना। बाय वार्म सनशाइन शेल्टर्ड, तुम गर्म धूप से ढका और सुरक्षित हो। टिल द सेंट इट गिव्स मेक्स फेंट विथ टू मच स्वीट दोज हेवी विंग्ड थीव्स, यानी कि तुम जो खुशबू फैलाते हो वह इतनी मीठी है कि बड़े पंख वाले पक्षी या फिर शिकारी पक्षी जो होते हैं उसको भी बेहोश कर देता है, फेंट कर देता है, चकरा देता है ना। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल करके आया, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि स्काईलार्क उस गुलाब की तरह है जो अपने हरे पत्तों में सुरक्षित और छुपा हुआ है, और वह गर्म धूप से ढका हुआ है जिसे प्राकृतिक सुरक्षा में हो, है ना। स्काईलार्क की मधुरता और सुंदरता उस गुलाब की खुशबू जैसी है जो इतनी मीठी है कि बड़े पंख वाले पक्षियों को भी चकरा देती है, मेक फेंट कर देती है ना। कभी यहाँ पर स्काईलार्क की नाजुकता, उसकी सुंदरता और प्रकृति के साथ उसका सामंजस्य देखकर उन्हें सम्मान और स्नेह के साथ देख रहे हैं, है ना। और इस स्टैंजा में स्काईलार्क के अद्भुत, कोमल और सुरम्य स्वरूप की तारीफ करते हैं कौन, हमारे कवि साहब पीबी शेले, है ना। मुझे लगता है यार पीबी शेले मात्र 30 वर्ष की आयु में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके पोएम लिखे हैं कि एकदम मजा ही आता है पढ़ करके, है ना। शब्दों का जो यहाँ पर उनका जो शब्दों का प्रयोग है ना वो देखने लायक है, सबसे बड़ी बात यह है। तो यही सब चीज़ सीखने को हमें मिलता है। वैसे भी आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी मतलब अच्छी खासी हो रही होगी, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि सिमली का भी इस्तेमाल है, लाइक या रोज एम्बावर्ड, एकदम भर भर के सिमली का इस्तेमाल है। तो स्काईलार्क की तुलना यहाँ पर गुलाब से की गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिमली है। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है टिल द सेंट इट गिव्स मेक्स फेंट, यानी कि खुशबू को ऐसा व्यक्त किया गया है कि वह किसी पर असर डालती है, किसी को बेहोश भी कर देती है। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन थोड़ा सा लगता है ना। और स्काईलार्क को गुलाब की तरह छुपा और मधुर भी यहाँ पर माना गया है, तो बेसी बात है कि इसमें मेटाफर भी है ना। यहाँ देख लो बाय वार्म सनशाइन शेल्टर्ड, तो एक तरीके से इसको छुपा हुआ गुलाब की तरह यहाँ पर बताया, तो मेटाफर भी है। लेकिन अगर लाइक का इस्तेमाल दे दिया तो बेसी बात है कि यहाँ पर सिमली है। लाइक का इस्तेमाल ना दे करके ये वाला सेंटेंस दिया है तो यहाँ पर मेटाफर कहेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अगले स्टैंजा के ऊपर, देखते हैं क्या है यहाँ पर है वर्नल शावर्स, है ना। तो वर्नल का मतलब होता है वसंत ऋतु से रिलेटेड, और मैं अभी साथ साथ में आपको पढ़ा भी रहा हूँ क्या बोलते हैं एसपी बख्शी वाला वर्ड्स विथ मीनिंग वाला पार्ट को। तो शायद 37वें नंबर वीडियो में वर्नल शब्द आ रखा है, जिसमें मैं आपको पूछा था कि अगर वर्नल का मतलब होता है बसंत ऋतु से संबंधित, तो आप मुझे बताओ ईयर से संबंधित को क्या कहते हैं, कान से संबंधित वाले वर्ड को क्या बोलते हैं। वहाँ भी ए से आता है, ये मैं हिंट कर देता हूँ। वहाँ भी पूछा था, यहाँ भी पूछ रहा हूँ। और अंकल से भी रिलेटेड कौन सा वर्ड होता है जो भी आता है ए से, और इसी तरीके से सुनने में लगता है अल करके वहाँ भी आया। तो मैं ये सारा वर्ड इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ देता है बताओ इस शब्द का मतलब क्या है, और फिर पूरा सेंटेंस दे देगा कि परटेनिंग टू ईयर इज कॉल्ड, तो वहाँ पर रहेगा वर्नल रहेगा, ए से भी रहेगा, है ना, और ये वाला भी रहेगा, सारा ऑप्शन रहेगा। तो मेरा यहाँ पर बताने का मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाद में बात करते हैं इसकी, लेकिन यहाँ पर है वर्नल शावर्स कहने का मतलब है वसंत के हल्के बारिश से, ठीक है। फिर यहाँ पर है ट्विंकलिंग ग्रास का मतलब चमकता हुआ जो घास है, झिलमिलाता है ना। तो एक गाने सुने हो, मतलब चांद और तारे, फूल और शबनम, ये तो सारे पुराने हैं, ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम जिसके दीवाने हैं, ये गाना तो सुने होंगे, है ना। तो वहाँ पर नहीं है कि शबनम यानी कि ओस को बोला जाता है शबनम। तो ट्विंकलिंग ग्रास के ऊपर जब यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब घास के ऊपर जब ओस रहता है और उस पर लाइट पड़ती है तो झिलमिलाता हुआ नजर आता है ना। तो वहीं पर यहाँ पर ट्विंकलिंग ग्रास यानी कि झिलमिलाता फिर चमकता हुआ घास,
ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर रेन अवेकेंड फ्लावर्स, यानी कि बारिश से जागे हुए फूल। तो बारिश के मौसम में देखते हो कई सारे फूल खिल उठते हैं। फिर यहाँ पर है जॉयस, जॉयस कहने का मतलब है बिल्कुल आनंदित, प्रसन्न, क्लियर मतलब स्पष्ट, फ्रेश मतलब ताज़ा, फिर ताजगी से भरा, नया, है ना। फिर यहाँ पर है डोथ सरपास, तो डोथ का मतलब डज होता है और सरपास कहने का मतलब है पार कर जाता है ना। और फिर इसका इससे ज़्यादा श्रेष्ठ है, यहाँ तक स्पष्ट है। और दाई म्यूजिक कहने का मतलब है तुम्हारा मधुर जो संगीत है, गीत है, उसके बारे में। समझते हैं इसका क्या अर्थ निकल करके आया। यहाँ पर क्या बोर्ड है जरा देखते हैं। यहाँ पर बोर्ड है साउंड ऑफ वर्नल सावर्स, यानी तुम्हारा संगीत उन वसंत की बूंदों की आवाज से भी बेहतर है। ये यहाँ पर समझाने का मतलब है। पिछले अगर स्टैंजा को पढ़ोगे तो पता चलेगा थोड़ा सा, है ना, कि क्या कहने की कोशिश है। तो यहाँ पर बोला है साउंड ऑफ वर्नल सावर्स, यानी कि तुम जो गीत गाते हो वो वसंत के टाइम में, वसंत ऋतु के टाइम में जो बूंदें पड़ती हैं बारिश की, उसकी आवाज से भी बेहतर है ना। फिर कह रहा है ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, यानी जो झिलमिलाती घास पर गिरती हैं, वो जो बसंत ऋतु में जो बूंदें गिरती हैं वो घास पर, उससे बात कह रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं कि जो झिलमिलाती हुई घास पर गिरती है उससे भी ज़्यादा बेहतर आवाज़ तुम्हारी आवाज़ है ना। रेन अवेकेंड फ्लावर्स, यानी कि और बारिश से जागे हुए फूलों की आवाज़ से भी ऑल दैट एवर जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश द म्यूजिक डोथ सरपास, और जो कुछ भी कभी आनंददायक, स्पष्ट और ताज़ा रहा हो, तुम्हारा संगीत उससे भी श्रेष्ठ है, सरपास है, उससे भी ज़्यादा ऊंचे कोटि की है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि स्काई लार्क का जो संगीत है उन वसंत की हल्की वर्षा की आवाज़ से भी सुंदर और मधुर है जो झिलमिलाती हुई ग्रास पर गिरती है, और यह संगीत उन फूलों से भी श्रेष्ठ है। देख रहे हो, सरपास है यानी कि श्रेष्ठ है। असंगीत उन फूलों से भी श्रेष्ठ है जो बारिश से जाग जाते हैं और खुशबू फैलाते हैं। तो कवि यहाँ पर स्काई लार्क के गीत को किसी भी प्राकृतिक ध्वनि से ऊपर मानते हैं, चाहे वह खुशी हो, स्पष्टता और ताजगी में हो, है ना। यहाँ पर यही सब पता चल रहा है, जॉयस, क्लियर एंड फ्रेश, क्लियर। तो यहाँ पर कवि स्काई लार्क के अद्भुत संगीत और उसकी श्रेष्ठता की ओर अपना स्नेह और सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं स्काई लार्क को। बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर आ रखा है, क्या यहाँ पर कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर है जॉयस, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर है ऑल दैट एवर जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश द म्यूजिक डोथ सरपास। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि स्काई लार्क का गीत सबसे उत्तम है, जो सब कुछ पार कर जाता है, जो सबसे श्रेष्ठ है। तो अब सी बात है कि यहाँ पर थोड़ा अतिशयोक्ति का प्रयोग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसकी आवाज़ को कह रहे हैं। तो अब सी बात है कि यहाँ पर हाइपरबोल का इस्तेमाल है, क्लियर। और फिर यहाँ पर देखोगे कि इसी सेंटेंस में कि स्काई लार्क के संगीत को सारी प्राकृतिक ध्वनियों से श्रेष्ठ बताया गया है। तो एक तरीके से मेटाफर भी है ना। तो हाइपरबोल भी है, मेटाफर भी है, ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करने की कला को जानते हो या नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं अगले स्टैंजा के ऊपर। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ है स्प्रिट, तो स्प्राइट है, और स्प्राइट का मतलब ही यहाँ पर स्पिरिट है ना। पुराने जमाने स्प्राइट को यहाँ पर पी के बाद जो आई होता है उसको छुपा देते थे, मतलब कि पुराने अंग्रेजी में स्प्राइट का मतलब यहाँ पर आत्मा है ना। जो छोटा पंख वाला जो जीव होता है, छोटे छोटे जो आत्मा है, उसके बारे में यहाँ पर कहने की कोशिश है ना। तो कभी इसको छोटे, हल्के और जो खुशमिजाज जीव होते हैं उसके स्वरूप में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्राइट टाइप के। फिर यहाँ पर है दाइन, है ना, दाइन है, तो दाइन कहने का मतलब होता है योर, है ना, योर्स, योर्स को बोलते हैं हम, दाइन बोलते थे ना पुराने अंग्रेजी में। फिर यहाँ पर है आगे है, यहाँ पर समझते हैं पैंटेड फोर्थ। पैंटेड फोर्थ कहने का मतलब है जोर से बाहर निकलना, है ना, उत्साह पूर्वक व्यक्त करना किसी चीज़ को। और फ्लड का मतलब तो आप जानते हो बाढ़ होता है, यानी कि बहुत सारा, यहाँ पर भावनाओं के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पर रैप्चर है, रैप्चर का मतलब अत्यधिक आनंद होता है, ब्लिस होता है, उत्साह, उल्लास होता है ना, और मतलब परमानंद जो कहते हैं, तो परमानंद कह सकते हैं रैप्चर को। और डिवाइन कहने का मतलब है ईश्वरीय, दिव्य, है ना। तो यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं क्या अप्रेज है यहाँ पर, तो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। समझते हैं इसका क्या अर्थ निकल करके आता है। यहाँ बोल रहा है टीच अस स्प्राइट ऑफ बर्ड, हमें सिखाओ हे आत्मा या पक्षी, व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, कौन कौन से मधुर विचार तुम्हारे अपने हैं, है ना। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना, प्रेज ऑफ लव और वाइन, प्रेम आ शराब की स्तुति हमने कभी नहीं सुना, दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, जिसने इतनी दिव्य खुशी की बाढ़ उत्साह पूर्वक व्यक्त की हो। खुशी की बाढ़, देख रहे हो यहाँ पर खुशी की बाढ़, है ना। तो इस तरीके से बोला है फ्लड ऑफ रैप्चर, खुशियों की बाढ़।
क्या सेंस निकलता है यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर कवि बता रहे हैं एक तरह से सम्मान पूर्वक उस छोटे हल्के और खुश मिजाज जीव यानी कि जो पक्षी है ना, और फिर जो स्काईलार्क है वो पक्षी, वो आत्मा है, उससे वो पूछते हैं। स्प्राइट और बर्ड यहाँ पर कहने का मतलब आत्मा और फिर उस पक्षी के आत्मा फिर पक्षी को पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि उनके मन में कौन कौन से मधुर विचार हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने अब तक कभी ऐसा प्रेम और आनंद की स्तुति नहीं सुनी जो इतनी दिव्य और अत्यधिक खुशी से भरी हुई हो, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या भाव निकलता है, इसका भाव ये निकलता है कि यहाँ पर कवि उस पक्षी यानी स्प्राइट, है ना, स्प्राइट और फिर उस छोटे से पक्षी की अद्भुत आनंद और स्फूर्ति की, मतलब काफी ज्यादा जो एक्टिवनेस है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, और उसे गुरु की तरह मान करके सीखना भी चाहते हैं कि इतनी सुंदर खुशी और उत्साह तुम कैसे उत्पन्न कर लेते हो, है ना, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। देख रहे हो, तो एक तरीके से एक गुरु भी मानते हैं यहाँ पर, तो स्पष्ट होगा इसका अर्थ तो बिल्कुल ही, है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट है। अब देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है टीच अस स्प्राइट और बर्ड, मतलब यहाँ पर पक्षी यानी कि स्प्राइट को शिक्षक और विचार रखने वाला माना गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण किया गया है ना। फिर बोला है फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, यानी कि खुशी की बाढ़ जैसी अनुभूति होती है उसको, है ना, यानी कवि को यहाँ पर डिवाइन महसूस होती है और खुशियों की बाढ़ यहाँ पर नजर आती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अतिशयोक्ति का प्रयोग है, यानी कि हाइपरबोल का इस्तेमाल है ना। और यहाँ पर एक तरीके से देखोगे, यहाँ पर इसको अगर पढ़ोगे, टीच अस स्प्राइट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट आर दाइन, तो इससे भी पता चल रहा है कि कवि सीधे पक्षी को संबोधित कर रहे हैं, उस स्प्राइट को संबोधित कर रहे हैं जो वास्तविक रूप में वहां पर उपस्थित नहीं है। तो इस सेंटेंस से भी पता चलता है कि एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है ना। तो सारी बातें क्लियर होती जा रही होगी। बात करते हैं अगला, यहाँ पर क्या बता रहा है। यहाँ पर है कोरस। कोरस का मतलब होता है जो समूह में गीत गाते हैं, तो वो जो गाया जाने वाला जो गीत होता है समूह में, उसको कोरस कहते हैं ना। गीत को बोलते हैं कोरस, यानी कि जो समूह में गाया जाने वाला गीत होता है। फिर यहाँ पर है हिमेनियल। हिमेनियल कहने का मतलब होता है विवाह या फिर वैवाहिक, जो विवाह के उत्सव से जो संबंधित होता है, मतलब कि वैवाहिक गीत को कह लो ना, शादी वाला गीत को कहते हैं हिमेनियल, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ट्रायम्फल, है ना। तो ट्रायम्फल का मतलब क्या होता है, विजय का, जश्न मनाने वाला, है ना। और फिर यहाँ पर चैंट। चैंट कहने का मतलब है उच्चारण करना, जप करना, गान करना, ठीक है। फिर यहाँ पर पेयर्ड विथ। पेयर्ड विथ कहने का मतलब जोड़ कर प्रस्तुत करना, मतलब साथ में रखने की कोशिश करना। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, दाइन मतलब जानते हो योर्स होता है। फिर यहाँ पर है एम्प्टी वांट। एम्प्टी वांट कहने का मतलब होता है खाली दिखावा, है ना, मतलब ऐसी प्रशंसा जो अर्थहीन होता है उसको यहाँ पर कह रहा है एम्प्टी वांट। वांट का मतलब प्रशंसा, ठीक है। तो एम्प्टी वांट कहने का मतलब है अर्थहीन प्रशंसा, समझो। फिर यहाँ पर हिडन वांट। हिडन वांट कहने का मतलब है छिपी हुई जो कमी है, आवश्यकता है, उसके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश है। समझेंगे एक एक मीनिंग। यहाँ पर बोल रहा है कोरस हिमनियल, तो यहाँ पर क्या है, कोरस हिमेनियल यानी कि विवाह या उत्सव के गीत, और ट्रायम्फल चैंट या फिर विजय उत्सव के गान या फिर गीत। पेयर्ड विथ दाइन वुड बी, यानी कि तुम्हारे गीत के साथ जोड़ा जाए तो। बट एन एम्प्टी वांट, वह केवल एक खाली दिखावा होगा। अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट, यानी ऐसी चीज जिसमें हम महसूस करते हैं कि कोई छुपी हुई कमी है। क्या सेंस निकला इसका, इसका मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चाहे वह विवाह या फिर विजय के उत्सव के गीत हो, अगर उन्हें इस पक्षी, उस पक्षी या फिर स्प्राइट, है ना, उसके गीत के साथ अगर जोड़ा जाए तो वह केवल दिखावा और अर्थहीन लगेगा। उसमें हम महसूस करेंगे कि कोई छुपी हुई कमी है, यानी मानव की बनाई हुई संगीत और उत्सव उस दिव्य और प्राकृतिक आनंद के सामने अधूरी और क्या है, कमतर प्रतीत होती है, अधूरी प्रतीत होती है ना। फिर यहाँ पर कवि जो है, जो पक्षी स्प्राइट है, उसकी मधुर और दिव्य ध्वनि की महानता को मानते हैं और यहाँ दर्शाते हैं कि मानव की उत्कृष्टताओं में भी वह गहराई और पूर्णता नहीं हो सकती, है ना, जितनी कि इस पक्षी की मधुर आवाज में है, उसकी ध्वनि में है। क्लियर, तो पूरा स्पष्ट होगा मीनिंग। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक तरीके से सीधे उस पक्षी को भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, स्प्राइट पक्षी को, है ना। तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी भी है एक तरीके से, लेकिन अगर इसको ना भी माने एपोस्ट्रॉफी, तो यहाँ पर देखो एम्प्टी वांट है, तो एक तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है ना। मतलब उसकी तुलना जो है अत्यधिक और विशेष अर्थ देने के लिए भी किया गया, तो यहाँ पर हाइपरबोल का इस्तेमाल बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर समझो, यहाँ पर वैसा कुछ खास नहीं है, इससे अगर आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं,
इससे ज़्यादा बेहतर सेंटेंस है इसमें, जिससे फिगर ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कुछ चीज़ें जो होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उससे। फाउंटेन्स कहने का मतलब होता है किसी का जो उद्गम स्थल होता है, खास करके ना जो पानी का होता है खास करके। लेकिन यहाँ पर संगीत का स्रोत को बताया गया है फाउंटेन्स, तो इसको ध्यान रखना। फिर यहाँ पर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है धुन, गीत, सुर, स्वर। अभी बताया था ना आपको, पहले भी आया स्ट्रेन। फिर यहाँ पर फील्ड्स है, यानी कि खेत और मैदान है। फिर यहाँ पर वेव्स है। वेव्स कहने का मतलब लहरें, अब जल की जो तरंगे हैं उससे। फिर माउंटेन्स मतलब पहाड़। शेप्स कहने का मतलब उसकी स्वरूप जो होता है, आकृति, उसको कह रहा है। फिर स्काई मतलब आकाश जानते हो। प्लेन का मतलब भी मैदान होता है ना, मैदान जो समतल भूमि होती है उसको कह रहा है। फिर यहाँ आगे क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पर है आगे देखते हैं काइंड, उसके ही तरह का है ना, काइंड का मतलब उसके ही तरह का। और इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस कहने का मतलब अज्ञानता है ना, अज्ञान बोल सकते हो। और पेन है। पेन कहने का मतलब पीड़ा और दुख है। जरा समझते हैं, बहुत इजी वर्ड्स है यहाँ पर, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश है, यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स, यानी कि कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे संगीत के स्रोत हैं। देख लो, पूछ रहा है एक तरीके से। ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, तुम्हारे आनंद जो आनंदमय गीत है उसका उद्गम क्या है, उसका स्रोत क्या है ना, वो निकलता कहाँ से है। फिर बोल रहा है वॉट फील्ड्स और वेव्स और माउंटेन्स, कौन से खेत, लहरें या पहाड़ से। समझ पा रहे हो कि कहाँ से, कौन सा स्रोत है भाई जहाँ से तुम इतने अच्छे अच्छे संगीत को लाते हो। वॉट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, आकाश और मैदान के कौन से रूप। वॉट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, वॉट इग्नोरेंस ऑफ पेन, तुम्हारे अपने ही प्रकार के प्राणियों का प्रेम, तुम्हारी पीड़ा के प्रति जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, अनभिज्ञता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो कवि यहाँ पर बहुत ही आदर पूर्वक क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उस पक्षी स्प्राइट से पूछते हैं कि तुम्हारे आनंदित गीत के स्रोत कौन से हैं। क्या यह गीत खेतों या फिर जल की लहरों या फिर पहाड़ों या फिर आकाश या मैदान के रूपों से उत्पन्न होता है। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक तरीके से, है ना, उसके उद्गम स्थल के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या यह तुम्हारे अपने ही प्रकार के प्राणियों के प्रेम से उत्पन्न होते हैं, है ना। क्या तुम किसी के प्रेम जाल में फंस गए हो जो इतने अच्छे अच्छे संगीत गा देते हो, है ना। वैसे भी कहते हैं ना, बिना करुणा का कोई गीत नहीं होता, है ना। तो वह गीत ही गीत क्या जिसमें करुणा का धार ना हो। तो ऐसा एक कविता भी मैंने पढ़ा था, कोई ओशो के एक किताब पढ़ रहे थे उसमें था। तो उसी तरीके से इसमें भी पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारे जो अपने ही प्रकार के प्राणी हैं उसके प्रेम से उत्पन्न होता है इतने अच्छे अच्छे संगीत। क्या यह तुम्हारी पीड़ा के अनभिज्ञता से आती है। इसका मतलब है कि तुम दुख में होने के बावजूद भी तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारे पास पेन भी है और तुम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे संगीत गा देते हो, है ना। तो कवि यहाँ पर पक्षी और स्प्राइट, वही पक्षी या फिर स्प्राइट के गीत की उत्पत्ति और उसका रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर ये दर्शाने इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि यह आनंद इतना स्वाभाविक, शुद्ध और दिव्य है कि उस जो उसकी उत्पत्ति है उसका कोई सामान्य स्रोत नहीं दिखता, है ना। तो ये यहाँ पर कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझते हैं क्या यहाँ पर है, एक तरीके से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर गौर करना, एक चीज जो मुझे दिखाई दिया सबसे, और आपको भी दिखाई दे जानी चाहिए थी अभी तक। वॉट 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 वॉट, पूरा स्टैंजा अगर दे दे और पूछे कि बताओ यहाँ पर क्या है, तो वॉट की शुरुआत कई लाइनों में इसमें दोहराई गई है, तो जिसको कहते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं, एनाफोरा। तो ये तो मुझे नजर आ गया, आपको भी नजर आने चाहिए थे, है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पर रेटोरिकल क्वेश्चन भी है भैया, है कि नहीं। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर के लिए नहीं बल्कि उस पक्षी की अद्भुत शक्ति है उसको उजागर करने के लिए पूछा गया है, ना कि कोई उत्तर जानने के भाव से एक क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब उस पर जोर देने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल है ना, उसकी प्रशंसा में क्वेश्चन किया गया है, तो इसको ही तो कहते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन। तो स्पष्ट है यहाँ पर सारी बातें। फिर बात करते हैं आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, गड़बड़ कैसे हो गया, अलग अलग पेज में कैसे आ गया। मैं तो ठीक से वो बनाया था, कोई बात नहीं, ज़रा देखते हैं क्या है यहाँ पर। छोड़ो, एक एक लाइन को देख लेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर है जॉयंस। जॉयंस का मतलब क्या होता है, जॉयंस का मतलब होता है आपका जो आनंद है, खुशी है, उसके बारे में। फिर यहाँ पर लैंगर। लैंगर कहने का मतलब होता है सुस्ती, कमजोरी, थकान, ठीक है। फिर आगे ज़रा देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर है शैडो है तो जानते हो छाया होता है, और संकेत भी होता है, कह सकते हो इसको। एनोयंस है, एनोयंस कहने का मतलब होता है चिढ़, है ना, मतलब कष्ट, परेशानी। फिर आगे क्या है यहाँ पर, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर नेवर है, एक तरीके से देखोगे
है ना, ये है। और फिर आगे यहाँ पर है सैटिटी, है ना। तो सैटिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संतुष्टि, है ना, एकदम तृप्ति जिसको कह लेते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं, फिर समझ जाओगे कि क्या इसका सेंस है, क्या इसका मतलब है। यहाँ पर बोल रहा है विथ दाई क्लियर कीन जॉयंस, यानी कि तुम्हारी स्पष्ट और प्रखर खुशी के साथ, है ना। लैंगर कैनॉट बी, सुस्ती आ थकान कभी नहीं आ सकती। फिर यहाँ कह रहे हैं शैडो ऑफ एनोयंस, यानी कि कष्ट आ चीड़ की कोई छाया, नेवर केम नियर दी, यानी तुम्हारे पास कभी नहीं आई। दो लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सैड सेटिटी, यानी तुम प्रेम करते हो पर कभी प्रेम की दुखद तृप्ति जो है, यानी कि ज़्यादा होने से मिलने वाली जो निरस्ता है ना, उसको नहीं जानते। यहाँ पर समझ रहे हो, लव सैड सेटिटी का मतलब, जैसे इसका मतलब क्या समझाने का यहाँ पर समझते हैं। इस शब्द का मतलब ये है कि जैसे कि बहुत कुछ अगर आपको मिलता जाता है ना, बहुत खुशियाँ मिलते जाती है, तो आप नीरस महसूस करोगे। जैसे मैं, क्या होता है कि शाम के टाइम में कई बार 8-9 बजे रात में बाहर निकल जाता हूँ, है ना, और बाहर निकल करके क्या होता है कि मैं तालाब के किनारे जाता हूँ, कई बार 9-10 बजे रात भी लौटता हूँ घर, और अकेला वहाँ पर बैठता हूँ। वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ बनाई हुई है, तो सीढ़ियों पर जा करके बैठता हूँ, और चाँद की रोशनी जब तालाब पर जब पड़ती है, तो वो दिखने में इतना, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा मोहित करने वाला होता है वो सीन। तो कई लोग को अगर ये बार बार दिखाया जाए, बार बार दिखाया जाए, बार बार दिखाया जाए, तो इस चीज़ से वो हैबिचुअल हो जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा मिलने वाली जो खुशी है वो बाद में निरस्ता लगने लगती है ना, लगने लगता है इस चीज़ से हम सैटिटी हो गए, यानी कि तृप्ति हो गए, हम संतुष्ट हो गए, है ना। और नो लॉन्गर आपको वो चीज़ खुशियाँ देगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर कहने का मतलब है। तो समझते हैं कि क्या अर्थ है इसका। पहले पूरा स्टैंजा मैं देख लूँ ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ। यहाँ पर बोला विथ दाई क्लियर किन जॉयंस, लैंगर कैनॉट बी, शैडो ऑफ अनॉयंस, नेवर केम नियर दी, दो लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सैड सेटिटी। क्या अर्थ है इसका। तो इस पूरे स्टैंजा का अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कवि जो है वो आदर पूर्वक उस पक्षी के बारे में कहते हैं कि तुम्हारी खुशी इतनी स्पष्ट और तीव्र है कि तुम कभी थकान असुस्ती को अनुभव करते ही नहीं। तुम्हारे पास कष्ट और परेशानी की छाया कभी भी नहीं आई। तुम प्रेम करते हो पर तुम्हें कभी प्रेम से वह दुखद तृप्ति जो है, यानी ज्यादा प्रेम पाने की जो निरस्ता है, उसका अनुभव नहीं हुआ। तो कवि यहाँ पर उस पक्षी की आनंदमयी और शुद्ध प्रकृति की प्रशंसा कर रहे हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि यह जीव जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है, अप्रभावित है और पूर्ण रूप से आनंदित है, जैसे उसे सांसारिक दुख और प्रेम की निरस्ता से कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट है बात, है ना। अब यहाँ पर ये वाला सेंटेंस मुझे बहुत ज़्यादा चुभता है। लव सैड सेटिटी कहने का मतलब है कि क्या होता है ना, जैसे मुझे एक डायलॉग याद आता है कि जब लोग पहली बार प्रेम कर रहे होते हैं ना तो कोई लड़का होता है, वो ऐसे कह रहा होता है कि तुम्हारे जुल्फ़ों के साये में हम अपना घर बसाएंगे। इस तरीके से डायलॉग बाजी पूरा करता है, शेर व शायरी करता है, पूरे मस्त तरीके से उसके ऊपर पोएम लिख रहा होता है अपनी महबूबा के ऊपर। और शादी हो गई, और उसके बाद दाल में कभी उसके गिरे हुए जुल्फे के एक तिनके दिखाई दे गए। उसके बाद बोलते हैं अरे कैंची ला भाई काटते हैं समझ पा रहे हो कि नहीं। तो शादी के पहले कहते हैं जुल्फे, तुम्हारी जुल्फों के साये के नीचे हम अपना घर बसाएंगे, और बाद में एक जुल्फ का तिनका क्या मिल गया, वो उस पर भड़क उठते हैं कि अपने बाल नहीं बांध सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, है कि नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, लव्स सैड सैटिटी, है ना। इसका मतलब है प्रेम की निरस्ता। यहाँ पर समझ गए। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई अगर फिगर ऑफ स्पीच अगर आ गया है तो सही है। यहाँ पर ज़रा देखते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है ना इसमें। अगला में देखते हैं अगर कोई है तो। यहाँ पर क्या बोल रहा है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर है वेकिंग कहने का मतलब है जागते हुए, एस्लीप का मतलब है यहाँ पर सोते हुए, और डीम है यहाँ पर। ज़रा देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर डीम है। डीम कहने का मतलब क्या होता है, डीम का मतलब होता है ऐसा सोचना और फिर ऐसा मानना, ठीक है। ये डीम नहीं है, ये डीम मतलब धुंधला होता है, ये डीम का मतलब सोचना और फिर मानना। फिर यहाँ पर है थिंग्स मतलब चीज़ें या फिर कोई बातें, है ना। ट्रू का मतलब जानते हो, डीप का मतलब जानते हो, और यहाँ पर मोर्टल्स है। मोर्टल्स कहने का मतलब नश्वर लोग, यानी इंसान के बारे में यहाँ पर कहा गया है। ड्रीम का मतलब सपना फिर कल्पना, और है ना दोनों बहनें। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर है नोट्स कहने का मतलब है सुर, गीत, ध्वनि, है ना। और फ्लो का मतलब जानते हो, बहना, है ना। बहना मतलब सिस्टर वाला बहना नहीं, फ्लो मतलब बहना वाला बहना। फिर यहाँ पर बात करते हैं क्रिस्टल
क्रिस्टल स्ट्रीम कहने का मतलब है एकदम पारदर्शी, है ना, जो इधर से उधर दिखाई दे जाए वैसे प्रवाह को कह रहा है पर, ऐसा स्ट्रीम जो पारदर्शी हो, है ना, फ्लो लाइक क्रिस्टल क्लियर वाटर, ये इसको कह सकते हैं। तो क्या अर्थ निकला यहाँ पर जरा देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है वेकिंग और एस्लीप, जागते हुए या सोते हुए, दाव ऑफ डेथ मस्ट डीम, तुम्हें मृत्यु के विषय में कुछ समझना चाहिए, थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, ऐसी बातें जो और अधिक सच्ची और गहरी हैं, दैन वी मोर्टल्स ड्रीम, उन बातों से जिनके बारे में हम नश्वर केवल सपने देखते हैं। हम नश्वर आने की यहाँ पर इंसानों के बारे में कह रहे हैं, है ना। फिर कह रहा और हाउ कुड दे नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, अन्यथा कैसे तुम्हारे गीत इतने स्पष्ट और शुद्ध प्रवाह में बह सकते हैं। आश्चर्य करते हुए यहाँ पर कवि जो है वो पक्षी से कहते हैं कि चाहे तुम जागते हो या सोते हो, तुम्हें मृत्यु और जीवन की गहरी और सच्ची बातें ज्ञात होंगी, है ना, ऐसी बातें जो हम इंसान केवल सपनों में ही सोच सकते हैं। यदि ऐसा ना होता तो तुम्हारे गीत इतनी स्पष्ट, शुद्ध और जो प्रवाहमान धारा है उसकी तरह कैसे बह पाते। तो यहाँ पर इसका भाव क्या निकल करके आता है कि कवि पक्षी की अद्भुत बुद्धि और उसकी गहरी समझ की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। पक्षी इंसानों की सीमित जो है इंसानों की जो सीमित समझ है उससे परे है, ये पक्षी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो पक्षी जो है वो हम इंसानों के सीमित समझ से परे है और उसकी जो मधुर ध्वनि है, उसकी जो उसका जो मधुर संगीत है, उसकी गहन अनुभूति और ज्ञान का एक तरीके से रिफ्लेक्शन है ना। तो समझते हैं यहाँ पर कोई अगर वैसा आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा है और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन का जवाब एक्सपेक्टेड नहीं है ना। तो पक्षी के अद्भुत संगीत की प्रशंसा करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर रेटोरिकल क्वेश्चन है, इस बात को आप समझ गए, बाकी ऐसा कुछ खास बात नहीं है ना। और अगर देखोगे तो पूरा सेंस निकल करके आता है कि कवि सीधे सीधे उस स्काई लार्क से बात कर रहे हैं। तो अगर सीधा सीधा बात कर रहे हैं तो एपस्ट्रॉफी भी मान सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, अगला स्टैंजा में क्या दे रखा है। यहाँ पर है लुक बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि अतीत और भविष्य को देखना, विचार करना, ये बताने की कोशिश है ना। बिफोर मतलब पास्ट के बारे में। फिर यहाँ पर पाइन, तो यहाँ पर समझो पाइन का मतलब एक तो ट्री भी होता है, पाइन है ना, वो फल वाला जो पाइन होता है, चीड़ का पेड़ बोलते हैं और जो भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर है पाइन। तो पाइन का अर्थ होता है एक तरीके से व्याकुल होना, है ना, तड़प उठना, लालायित होना जिसको बोलते हैं। फिर बोल रहा है फॉर व्हाट इज नॉट, जो वास्तविक नहीं है, जो मौजूद नहीं है, उसके बारे में। फिर है सिंसियरेस्ट, यानी कि सबसे ईमानदार, सबसे सच्चा। लाफ्टर का मतलब हंसी। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर है फ्राउट, फ्राउट कहने का मतलब होता है किसी चीज़ से भरा होना, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लेना, है ना, आपकी वोकैब के लिए। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ से लबालब भरा होना, है ना, परिपूर्ण होना, है ना। फिर आगे जरा देखते हैं, यहाँ पर है स्वीटेस्ट सॉन्ग का मतलब सबसे मधुर। फिर आगे कुछ वैसा नहीं, सैडेस्ट थॉट कहने का मतलब सबसे दुखी विचार। क्या सेंस निकला इसका जरा समझते हैं। यहाँ बोल रहा है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, है ना, यानी कि हम अतीत और भविष्य दोनों को देखते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और जो चीज़ें अभी नहीं है उनके लिए व्याकुल होते हैं, तड़प उठते हैं। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, हमारी सबसे ऊंची जो सच्ची हंसी है उसके बारे में। विथ सम पेन इज फ्रॉट, यानी कुछ दर्द के साथ जुड़ी हुई है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, यानी कि हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो सबसे दुखी विचारों को व्यक्त करते हैं। क्या सेंस निकला। यहाँ पर कवि आदर पूर्वक बताते हैं कि हम इंसान अक्सर अतीत और भविष्य में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना, और उन चीज़ों के लिए व्याकुल हो जाते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है। एक शेर याद आता है इसके ऊपर, लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा, बाद में कभी, है ना, कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोच सोच करके हम व्याकुल होते हैं, तड़प उठते हैं। हमारी सच्ची हंसी में भी कभी कभी थोड़ा सा दर्द छुपा होता है, और हमारे सबसे मधुर मनमोहक गीत वही है जो सबसे दुखी और गहन विचारों को व्यक्त करते हैं। ये इसका मतलब निकला। तो ऑब्वियस सी बात है, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इंसानों की खुशी और कला अक्सर दुख और लालसा से जन्म लेती है, लेकिन दुख हमारे अनुभव को गहरा बनाता है और उसे सुंदर संगीत और अभिव्यक्ति में बदल देता है। इसलिए तो मैं बोला था अभी क्या समझाया था कि वह संगीत क्या जिसमें करुणा की धार ना हो, है ना। तो वही वाली बात यहाँ पर भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आया है। क्या यहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं सिंसियरेस्ट
सिंसियरेस्ट क्या कह सकते हो यहाँ पर, लाफ्टर है ना, सिंसियरेस्ट लाफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखने की कोशिश करें, अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दे दे तो ऑब्वियस सी बात है एक चीज़ का पता चलता है, एस 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 एस, है ना। तो क्या पता चलता है, एलिट्रेशन है भाई, एस एस जो ध्वनि है उसका रिपीटेशन है, इसका मतलब एलिट्रेशन है। तो समझ गए यहाँ तक। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आयरनी भी है, जरा समझने की कोशिश करोगे तो, और एक तरीके से कंट्रास्ट भी है, क्या कि हंसी और दर्द है ना, मधुर संगीत और दुख, दो विपरीत भावों का मेल है, तो कंट्रास्ट भी कह सकते हो यहाँ पर। दूसरी बात है कि सबसे खुशी देने वाले गीत अक्सर दुख को व्यक्त करते हैं, है ना। तो आयरनी है कि नहीं, तो आयरनी भी है यहाँ पर, है ना। आवर, इस सेंटेंस को मैं कह रहा हूँ, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, यानी कि जो सबसे खुशी देने वाले जो संगीत है वो अक्सर क्या होते हैं, दुख को व्यक्त कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर विडंबना है ना, खुशी देने वाली भी है और अक्सर दुख को व्यक्त करती है, तो विडंबना है यहाँ पर आने की, आयरनी है। तो यहाँ तक स्पष्ट है सारी बातें। अब बात करते हैं अगले स्टैंजा के ऊपर। यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी से नफरत करना। हेट का मतलब भी नफरत करना। प्राइड का मतलब अहंकार और फिर गर्व करना। फियर का मतलब है, और फिर आगे कौन सा वर्ड आया है, शेड अ टीयर है। यहाँ पर शेड अ टीयर कहने का मतलब है आंसू बहाना। जॉय का मतलब खुशी, जानते हो। फिर यहाँ पर कम नियर आने की, नज़दीक आना, पहुँच पाना। क्या सेंस निकला जरा सबको समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है क्या, बोल रहा है येट इफ वी कुड स्कॉर्न हेट एंड प्राइड एंड फियर, फिर भी यदि हम घृणा, अहंकार और भय को तिरस्कार कर पाते, नफरत कर पाते। फिर आगे है इफ वी वर थिंग्स बोर्न नॉट टू शेड अ टीयर, है ना, यदि हम ऐसे प्राणी होते जो कभी आंसू नहीं बहाते। आई नो नॉट हाउ दै जॉय वी एवर शैल कम नियर, यानी कि मैं नहीं जानता कि हम कभी तुम्हारे आनंद के इतने करीब कैसे पहुंच पाते। क्या सेंस निकला यहाँ पर। यहाँ पर जो है वो कवि, है ना, कवि जो है वो हमें बड़े सम्मान के साथ बताते हैं कि यदि मनुष्य पूरी तरह से निर्दोष होते और ना कभी घृणा, अहंकार और फिर भय रखते, ना ही कभी दुख आंसू बहाते, तब भी वे, मतलब कि जो स्काईलार्क है वो कभी, स्काईलार्क मतलब इंसानों को कह रहे हैं कि हम जो इंसान हैं, फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है ना कि कवि जो है वो हम लोग को बता रहे हैं कि यदि हम मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से निर्दोष होते, है ना, और कभी घृणा नहीं कर पाते, स्कॉर्न देख रहे हो, मतलब घृणा नहीं कर पाते, अहंकार या फिर भय नहीं रखते, यानी घमंड और भय नहीं रखते, ना ही कभी हम दुख के मारे आंसू बहाते, है ना, तब भी, है ना, तब भी हम इंसान कभी स्काईलार्क के आनंद के करीब नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर कवि स्काईलार्क के आनंद को एक दिव्य और अपार प्रसन्नता के रूप में देखते हैं, है कि नहीं, जिसे मनुष्य अपने भावनात्मक और मानसिक बाधाओं के कारण पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि स्काईलार्क का आनंद इतना शुद्ध और इतना ज़्यादा मधुर है कि मनुष्य चाहे कितने भी नैतिक या फिर परिपूर्ण क्यों ना हो, उसकी पूर्ण खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। तो इस स्टैंजा में हमें पीबी शेले ये समझाते हैं कि हमारे भाव और अनुभव हमेशा कुछ ना कुछ दुख और पीड़ा से जुड़े रहते हैं, इसलिए डिवाइन आनंद का अनुभव मनुष्य के लिए बिल्कुल ही दुर्लभ और कठिन है। समझ गए। तो यहाँ तक स्पष्ट है बातें। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर बोल रहा है क्या, आई नो नॉट हाउ द जॉय वी एवर शुड कम नियर। यहाँ पर एक तरीके से हाइपरबोल भी है, क्योंकि कवि अपने खुशी और स्काईलार्क की खुशी के बीच की तुलना को बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ा चढ़ा करके दर्शा रहे हैं ना। तो ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर क्या है, एक तरीके से हाइपरबोल है ना। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पर आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है जरा समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है बेटर देन, यानी कि उससे श्रेष्ठ होना, बेहतर होना, है ना। मेजर्स कहने का मतलब है जो यहाँ पर मेजर मापने वाला मेजर नहीं है, यहाँ पर संगीत में जो ताल होता है, लय होता है, फिर जो उसकी रचना होती है उसको कह रहा है यहाँ पर मेजर्स, है ना। फिर यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर डिलाइटफुल। डिलाइटफुल कहने का मतलब यहाँ पर आनंददायक, और ट्रेजर्स है, यहाँ पर ट्रेजर्स कहने का मतलब खजाना, फिर जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं उसको कह रहा है। स्किल का मतलब कौशल होता है, आप जानते हो, है ना। फिर आगे क्या है, यहाँ पर स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, देख पा रहे हो, स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, इसका मतलब है कि धरती का तिरस्कार करने वाला। तो यहाँ पर स्काईलार्क को उच्च और दिव्य मानते हुए संबोधित किया गया है। जरा समझेंगे कि कैसे, क्यों। यहाँ पर क्या है जरा समझते हैं। यहाँ पर है, पढ़ के पहले समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड,
यानी कि सभी आनंददायक ध्वनियों की ताल और रचनाओं से भी श्रेष्ठ। फिर बोल रहा है बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, यानी कि तभी किताबों में पाए जाने वाले खजानों से भी बेहतर है ना, सभी, है ना, सभी किताबों में पाए जाने वाले जो ट्रेजर्स हैं उससे भी बेहतर है। द स्किल टू पोएट वर दो स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, यानी कि यदि तुम्हारा कौशल किसी कवि के पास होता, हे धरती का तिरस्कार करने वाले। देख रहे हो, दो बोला है मतलब कि तुम, यानी कि हे धरती का तिरस्कार करने वाले। तो यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश है, यहाँ पर जो है कवि जो है हमें सम्मान और श्रद्धा के साथ बताते हैं कि स्काईलार्क की आवाज़ और उसके गीत की जो कला है इतनी दिव्य और मतलब अद्वितीय है कि यह हमारे मानव द्वारा बनाई गई संगीत और रचनाओं और सभी किताबों के खजानों से बेटर है, यानी कि श्रेष्ठ है ना। यदि स्काईलार्क का यह कौशल किसी कवि के पास होता तो वह कवि निश्चित रूप से अत्यंत महान हो जाता। यहाँ पर कवि स्काईलार्क की स्वाभाविक प्रतिभा और जो उसकी गीतात्मक सुंदरता है उसकी तुलना मानव कला से कर रहे हैं और उसे धरती से ऊपर दिव्य और एक तरीके से अनुपम मान रहे हैं, है ना। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि स्काईलार्क का गीत न केवल मधुर और आनंददायक है बल्कि इसकी प्रतिभा बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविकता और प्रतिभा ऐसी है कि इसे देख करके और सुन करके मानव कला और ज्ञान के सर्वोत्तम खजानों की तुलना में भी इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इस तरीके से कवि स्काईलार्क की दिव्यता और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर समझते हैं कि और कोई बात है यहाँ पर आगे देखते हैं ना, एपोस्ट्रॉफी भी है, मतलब अगर पूरे देखोगे यहाँ पर बोल रहा है ना कि ये वाला जो है दो स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, तो इससे भी कई बार पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, एक तरीके से कवि जो है सीधे स्काईलार्क से संबोधित कर रहे हैं, मानो कि वह जीवित है और सुनने योग्य है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ, है ना, यहाँ पर है बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड। ये वाला सेंटेंस देखो, इसमें हाइपरबोल नहीं लगता आपको, क्योंकि कवि स्काईलार्क की कला और उसके गीतों के महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दर्शा रहे हैं, है ना। तो हाइपरबोल भी है एक तरीके से। और अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, द स्किल टू पोएट वर, है ना। इसका मतलब है कि स्काईलार्क के स्वाभाविक गीत को कवि की कला से तुलना कर रहे हैं। तो कंपैरिजन है, यानी कि मेटाफर है, तो एक तरीके से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, अगला यहाँ पर क्या है जरा समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है आगे है टीच का मतलब सिखाओ, है ना, और ग्लैडनेस कहने का मतलब है कि आनंद और खुशी। फिर है हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब होता है जो एक तरीके से हारमोनी जो होता है ना, सुर ताल और ये सब लय जो है वो एक तरीके से संगीत सुसंगत कह सकते हो इसको, है ना, मतलब तालमेल को कह रहा है यहाँ पर, है ना, ताल से ताल मिला उस वाले सेंस में। फिर है मैडनेस, मैडनेस का मतलब जो उत्साहपूर्ण जो पागलपन है यहाँ पर वो है ना। तो यहाँ पर तो खास करके मैडनेस उसकी रचनात्मक ऊर्जा के बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है लिप्स, लिप्स कहने का मतलब है होठ, आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पर कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, यहाँ पर समझते हैं कि क्या अर्थ निकलता है। यहाँ पर बोल रहे हैं टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। अब क्या सेंस निकला इसका, बोला टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, यानी कि मुझे वह आधी भी खुशी सिखा दो जो तुम्हारे मस्तिष्क को पता है ना। फिर बोला है सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, यानी ऐसी संगीतात्मक ऊर्जा मेरे होंठ से बह निकलेगी। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, तब पूरी दुनिया सुनती जैसे मैं अब तुम्हारा गीत सुन रहा हूँ, है ना। तो अब सी बात है, यहाँ पर क्या कहने की कोशिश है, यहाँ पर जो कवि है वो स्काईलार्क से श्रद्धा और सम्मान के साथ कह रहे हैं कि यदि मैं स्काईलार्क की आधी भी खुशी और आनंद को सीख पाऊं तो मेरे द्वारा गाए गए गीत भी उतने ही मधुर और उत्साही हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कवि कल्पना कहते हैं कि ऐसा होने पर पूरी दुनिया मेरे गीत को उतनी ही श्रद्धा और आनंद से सुनती जितना मैं अब स्काईलार्क के गीत को सुन करके आनंदित हूँ, समझ गए। और ये जो है ना, ग्लैडनेस, मैडनेस, नो फ्लो नाउ, ये सुन करके ना मतलब गीतात्मक की तो लग रहा है, कितना मतलब मधुर
से ये मतलब अंतिम पंक्तियों को लिखे हैं। इसी तरीके से मैं क्लास 11th में था, तब मैं स्टेज पर चढ़ करके एकदम बहुत बढ़िया गीत को अपने अपने गाए हुए गीत को लिखा था। अगर किसी को सुनना हो तो मुझे मैसेज करना, मैं डायरी ढूंढूंगा और वो फोटो मैं आपको भेजूंगा, है ना। उसमें भी मैं जो लास्ट किया हूँ ना, बहुत अच्छा है ना। जैसे पर्यावरण के ऊपर लिखा था कि वृक्ष जंगल के अलंकार, माता धरती करती श्रृंगार। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया से मैं लिखा था। तो अगर आपको पढ़ने की अगर ऐसा लगे तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। उसमें डेट भी मेंशन किया हुआ कि मैं कब लिखा था, शायद 2008 या 9 में लिखा था ऐसा। तो अगर किसी को पोएम से बहुत ज़्यादा लगाव है मेरी तरह, तो आप मुझसे मांग सकते हो। और बहुत सारे ऐसे मैंने पोएम भी लिखे हैं, मतलब इंग्लिश में भी लिखा है। तो अगर चाहते हो तो मैं भेजूंगा, लेकिन आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर दिखाना ज़रा कैसे लिखते हो आप, है ना। तो दिखाऊंगा आपको। तो चलिए यहाँ पर पोएम कंप्लीट हो जाती है। और जितना कुछ भी था बताने का मैं सब कुछ बता चुका हूँ। और इस वीडियो को ऐसे ही जाया मत जाने देना। इस वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट करके अपना एक आभार भी व्यक्त करना अगर कुछ सीखने को मिला होगा। अन्यथा ये जो हमारी मेहनत है ना, मतलब पानी हो जाएगा, है ना। तो भाई कहने का मतलब है कि थोड़ा सा मुझे भी अप्रिशिएट करो, लाइक वाइक किया करो, कमेंट किया करो। कम से कम पढ़ के यूं ही चले जाते हो जैसे कि कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो आपके, है ना। तो चलिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।